अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल हिद्दत निगाह आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। अम्मी, मैं बता रहा हूँ, मैं माही आपी से शादी नहीं करूँगा। आप मना कर दें अब्बू को कि वो फूफो से बात ना करें। अनान बेबसी से बोला था। ये मंजर है अब्बासी हाउस के छोटे से लॉन्च का, जहाँ दाएं तरफ की दीवार के साथ सीढ़ियाँ थीं और सीढ़ियों से थोड़े फासले पर चॉकलेट कलर के 2 सोफ़ा सेट तरतीब से रखे गए थे, जबकि दरमियान में शीशे का मेज़ था जिस पर एक छोटा सा गुलदान पड़ा। बड़े सोफ़ों के सामने बिल्कुल टीवी एक टेबल पर रखा हुआ था जिसका रिमोट गुलदान के साथ रखा हुआ था। सीढ़ियों के साथ एक डाइनिंग टेबल था जो किचन के दरवाजे से 4 कदम दूर था। बाईं तरफ 2 कमरे थे जिसमें से एक गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था, जबकि दूसरा शफीक साहब और रुकैया बेगम का था। अनान और हारिब के कमरे सीढ़ियों के बिल्कुल सामने थे। रुकैया बेगम अनान को 2 दिन से माही से शादी के लिए मना रही थीं, जिससे वो इनकार कर रहा था। आज भी यूनिवर्सिटी से घर आते ही रुकैया बेगम ने उसे लाउंज में अपने पास सोफे पर बिठाकर मनाने की कोशिश की, तो वो हमेशा वाली गर्दान दोहराना शुरू हो गया। तुम्हारे तो अच्छे भी मानेंगे, हड हराम निकम्मे इंसान। इससे पहले रुकैया बेगम कोई जवाब देती, लाउंज में शफीक साहब दाखिल हुए और अनान को घूर कर बोले। अनान, जो लाउंज में अपनी माँ के पास सोफे पर बैठा था, अपने बाप की आवाज़ पर स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हुआ था। शफीक साहब रुकैया बेगम के सामने वाले सोफे पे बैठ गए, जबकि अनान बेचारगी का लिबादा ओढ़े अपने माँ को देख रहा था, जो अपने शौहर के आने पर अब्बा मुश्किल मुस्कुराहट रुक रही थी, क्योंकि जानती थी कि वो अपने बाप से कितना डरता है और उनके सामने इनकार नहीं करेगा। अम्मी, वो शिकवा करती निगाहों से धीमी आवाज़ में बोला, ताकि उसकी आवाज़ इसके बाप के कानों तक ना पहुंच सके, लेकिन हाय रे किस्मत, फिर भी बाप ने सुन लिया। क्या अम्मी अम्मी लगा रखी है? इधर मुझसे बात करो तुम, और मुझे बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों तुम माही से शादी से इनकार कर रहे हो? आवाज़ के साथ अंदाज में भी रियायत की गुंजाइश नहीं निकल रही थी। 20 साला अनान मुँह बसोर कर रह गया था, फिर बिलाकर हिम्मत करते हुए बोला, अब्बू, वो मुझसे 4 साल बड़ी हैं, क्या ये वजह काफ़ी नहीं? बोलते हुए उसने हाथ की उंगलियों से बाकायदा इशारा भी अपने बाप के सामने किया था, जैसे समझाना चाह रहा हो कि इतने होते हैं 4 साल। शफीक साहब की पेशानी पर अनगिनत बलों ने अपना अक्स दिखाया था। मैंने, अनु, तेरी वो पिटाई करनी है कि दुनिया से मुँह छुपाएगा तू? 4 साल से क्या मतलब? अगर वो 10 साल से भी तुमसे बड़ी होती तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा देता। मैं इस मुसीबत में अपनी बहन को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? और वैसे भी माही तुम्हारे साथ खड़ी हो तो छोटी सी बच्ची ही लगती है। शफीक साहब ने हतुल मकदूर अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। अब्बू, वो बच्ची हैं तो नहीं ना? और वैसे भी मैं इन्हें बहनों की तरह मानता हूँ और मैं इन्हें आप ही कहता हूँ। अनान इस बार नज़रें झुकाकर बोला था। जो भी था, वो अपने बाप के सामने इज़्ज़त और एहतराम का दामन थाम लेता था। कल रात हम जा रहे हैं हलीमा के घर और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना तुम्हारा, समझे तुम? और ये बहनों वाली दलील ना दो मेरे सामने, वो तुम्हारी बहन नहीं है। और रही उसे आप ही बोलने की बात, तो अब से तुम्हारे लिए वो आप ही नहीं है, समझे तुम? या उतारूं जूता? उसके बाद भी अगर इनकार है तो तुम फिर अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। रुकैया बेगम ने मुस्कुराकर अनान को देखा था, जो अब अपने बाप को देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। आप जानते हैं कि मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, इसलिए मुझे जज्बाती तौर पर हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस रिश्ते से, लेकिन अगर बाद में माही सॉरी मेरा मतलब माही को कोई शिकायत हुई तो मुझे मत कहिएगा। बिलाकर वो हार मानते हुए अपने बाप को घुरियों पर माही को आप ही बोलने से ग्रेस कर गया था और इस रिश्ते के लिए रजामंद हो गया था। रुकैया बेगम मुस्कुराकर वहाँ से उठी और अनान के पास आईं। अनान ने खुफगी से चेहरा मोड़ लिया था। मेरा शहजादा बेटा, मैं जानती थी तुम मान जाओगे, माही है ही इतनी प्यारी। ये बोलकर रुकैया बेगम ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। खुफगी चंद पल में हवा हुई थी। उसने मुस्कुराकर अपनी माँ को गले लगाया था। शफीक साहब ने उसे घूरा था। वो जानता था कि शफीक साहब को अनान के रुकैया बेगम से उनके सामने प्यार करने से कितनी चिढ़ है, इसलिए वो मासूम सा बदला ले रहा था। अगर बेटे से मोहब्बत का कोर्स मुकम्मल हो गया हो तो शौहर पर भी नजरें करम कर लें। भूख लगी है मुझे, खाना लगा दें। शफीक साहब इन दोनों को मसनूई खुफगी से देखकर बोले थे। रुकैया बेगम ने मुस्कुराकर उन्हें देखा था। खाना बन गया है, मैं लगाती हूँ टेबल पर, तब तक हारिब भी आ जाएगा। ये बोलकर वो दाएं जाने मौजूद किचन में चली गई थी और शफीक साहब ने लाउंज में मौजूद टीवी ऑन कर लिया था। अनान को शरारत सूझी तो वो आगे बढ़ा और दबे कदमों से अपने बाप के पीछे खड़ा होकर झुका और सरगोशियाना अंदाज में बोला, वैसे आपस की बात है शफीक साहब, आपकी बीवी है बड़ी खूबसूरत। अनान ये बोलकर भाग गया था, क्योंकि शफीक साहब अब अपने दाएं पैर से जूते को आज़ाद कर रहे थे, जो यकीनन उसकी किस्मत में होने वाला था। लेकिन बर वक्त भागने पर वो अपने बाप के इरादों पर पानी फेर गया था। घटिया इंसान, मेरी बीवी को मेरे सामने ही प्यार जताता है।
शफीक साहब बुड़बड़ाते हुए टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। अब्बासी हाउस को जाफर अब्बासी ने बड़ी मेहनत से बनाया था। उनका लकड़ी का एक छोटा सा कारखाना था जहां स्पोर्ट्स का सामान तैयार होता था। उनकी शादी उनके चचाजाद अफीफा बेगम से हुई, जो उनके और उनके घर के लिए बाइस रहमत साबित हुई थीं। अल्लाह ने उनको एक बेटे शफीक और एक बेटी हलीमा से नवाजा था। शफीक साहब की शादी उन्होंने अपने दोस्त की बेटी रुकैया से की थी, जो एक मिलनसार और मोहब्बत करने वाली बीवी साबित हुई थी। अल्लाह ने उनको एक बेटे से नवाजा था। खुशी के चंद दिन हुए थे जब जाफर साहब दिल के दौरे की वजह से चल बसे। अभी घर वालों के लिए यह सदमा ताज़ा था जब 5 महीनों बाद अफीफा बेगम की ब्लड कैंसर की वजह से वफ़ात हो गई। दोनों बहन भाई एक दूसरे की हिम्मत बने इस सदमे से निकले थे। शफीक साहब ने मेहनत करके अपने बाप के कारोबार को बुलंदियों तक पहुंचाया था और अब वो स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक थे। 3 साल बाद अल्लाह ने उनको दूसरे बेटे से नवाजा था। बड़ा बेटा अनान 24 साल का था और यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम था, जबकि छोटा बेटा हारिब जो 17 साल का था और कॉलेज में FSC पर प्री मेडिकल कर रहा था। बेटी जैसी नेमत से वो महरूम रह गए थे। हलीमा की शादी उन्होंने अपने चचाजाद भाई के बेटे से की थी, जिसका नाम अब्बास आलम था। अब्बास का ताल्लुक एक मस्तवर तबके से था। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी महसा, जो यूनिवर्सिटी मुकम्मल करके अब इंटर्नशिप पर यूनिवर्सिटी में लेक्चर देती थी और खुशकिस्मती से अनान अब्बासी की टीचर के अहदे पर भी फाइज थी। छोटी बेटी नमा आलम 15 साल की थी और 9वीं जमात की तालबा थी। सब कज़न्स में मोहब्बत भरी नोक झोंक चलती रहती थी। 2 साल पहले महसा की मंगनी नमेर नामी इंसान से हुई थी, जिसके घर वाले काफ़ी लालची साबित हुए थे। 15 दिन रह गए थे शादी में जब उन्होंने अब्बास साहब से एक कार और जहेज़ का मुतालबा किया। काफ़ी हंगामे के बाद बिलाखिर शफीक साहब ने उनको रिश्ता ख़त्म करने को कहा और उनके सामने अनान का रिश्ता रखा, जिस पर पहले तो उन्होंने एतराज़ किया, मगर बाद में शफीक साहब के समझाने पर मान गए, क्योंकि अगर शादी अपने मुकर्रर वक्त पर ना होती तो वो अपने रिश्तेदारों और महल्ले वालों के सामने सरेआम बेइज्जत हो जाते। शफीक साहब ने जब रुकैया बेगम से बात की तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि इन्हें भी महसा बहुत अजीज़ थी। अनान को एतराज़ तो था, लेकिन उसे माही अच्छी भी लगती थी। वो कुछ नखरे करके बिलाखिर मान गया था। अब किस्मत क्या रंग दिखाने वाली थी इनको, ये तो कोई नहीं जानता था। लेकिन खुशियों ने एक बार फिर अब्बासी हाउस का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने उसे तहे दिल से खुश आमदीद किया था। मासा अभी यूनिवर्सिटी से वापस आकर अपने और नमहा के मुश्तरका कमरे में बेड पर लेटी थी जब हलीमा बेगम अंदर आईं और उसके पास बेड पर बैठी। वो आंखों पर दायां बाजू रखे लेटी थी। जब हलीमा बेगम के पास बैठने पर उसकी आंख खुल गई। बाजू हटाकर देखा तो सामने ही हलीमा बेगम मुस्कुराकर उसे देख रही थी। महसा ने हैरत से अपनी माँ को देखा था, क्योंकि उसकी मंगनी टूटने के बाद उसकी माँ की मुस्कुराहट जैसे कहीं खो सी गई थी। वो लेटे से उठ बैठी और अपनी माँ को देखकर मुस्कुराने लगी। अम्मी खैरियत है? आज आप अपने लबों को मुस्कुराना सिखा रही हैं। महसा ने मुस्कुराकर उनके दोनों हाथों को पकड़कर शरारत से कहा तो हलीमा बेगम उसे मसनूई खुफगी से घुरा था। बात ही कुछ ऐसी है, मेरी माही का नसीब इतना अच्छा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। महसा तलखी से मुस्कुराते अपनी माँ से जवाब में बोली, अम्मी अगर इतनी ही मैं खुश नसीब होती तो यूँ बेमोल ना होती दुनिया की नज़रों में। खैर नसीब से कैसा शिकवा कर सकती हूँ, अल्लाह ने बनाया है उसे यकीनन जो हुआ मेरे हक़ में बेहतरीन हुआ है। मनफी और मुस्बत दोनों पहलू उसकी बातों में बैक वक्त पाए जाते थे। उसकी माँ ने उसे गौर से देखा। गंदमी रंगत जिसमें अब पिलाहट नुमायाँ होती थी, काले सिल्की बाल जिनकी चुटियाँ बनी हुई थी, लंबी दराज खमदार पलकें, काली आंखें जहाँ इस वक्त सिर्फ वीरानी थी, चमक तो जैसे कहीं खो सी गई थी। उनकी बारीक से हल्के गुलाबी लब जो मुस्कुराना भूल गए थे, दाएं गाल पर पड़ता हल्का सा डिम्बल, तीखे नकुश, पतली सी नाक, गर्ज वो किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जो करने की खासियत रखती थी। हलीमा बेगम मुस्कुराते हुए उठी और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। तुम मुझसे पूछो कि तुम कितनी खुश नसीब हो, तुम्हारे तवस्सुल से खुदा ने मुझे ममता के अहदे पर फाइज किया। खैर मुझे बातों में मत लगाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हलीमा बेगम ने उसके दाएं गाल पर अपना हाथ रखा तो वो सवालिया नज़रों से इन्हें देखने लगी। तुम्हारे मामू और तुम्हारे अब्बू चाहते हैं कि तुम्हारी शादी इसी तारीख पर हो जिस पर तय हुई है, इसलिए अम्मी दूल्हे के बगैर शादी होगी आप ही की। इससे पहले हलीमा बेगम अपनी बात मुकम्मल करती कमरे में दाखिल होती नमहा ने उनकी आखिरी बात सुन ली और बिला तुरुत उसने अपनी ज़ुबान के हथियार से उनकी बात को दरमियान में से बेदर्दी से काटा था। हलीमा और महसा दोनों ने उसे घूरा। वो मुस्कुराकर बेड पर उनके पास बैठ गई और अपने लबों पर दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली रखकर इन दोनों को देखने लगी, गोया यकीन दिला रही थी कि अब नहीं बोलेगी। हलीमा बेगम ने सर झटक कर अपने तमाम तवज्जो एक बार फिर महसा की तरफ की। बेटा तुम्हारे शफीक मामू तुम्हें अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं, मतलब ये कि उन्होंने अन्नू के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है जिस पर तुम्हारे अब्बू ने हामी भर ली है। आज रात बस वो एक रस्म अदा करने के लिए आ रहे हैं। और अम्मी शदीद बेयकीनी और सदमे की कैफियत में उसके लबों से बस यही निकला था, जबकि पास बैठी नमाह के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी।
اسے اپنے انان بھائی سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی، اور یہ سچ تھا کہ وہ نما کی کوئی ہر چھوٹی سے چھوٹی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ بیچارہ کر نہیں پاتا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے ماہی؟ امی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ بس ماموں کو ہاں بول دیں۔ کتنا مزہ آئے گا جب انان بھائی ہمارے گھر آیا کریں گے، اور میں اس کھجور حارب کا نام جو نما نے رکھا تھا شکایتیں لگاؤں گی، اور پھر اس کی پٹائی ہوگی ان سے۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا۔ حلیمہ بیگم نے باقاعدہ سر پیٹ لیا تھا نما کی چلتی زبان پر، جبکہ مہسا ابھی بھی بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نمی اگر اب تم بولی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حلیمہ بیگم اس بار لہجہ کافی سخت ہو گیا تھا۔ نما نے منہ بسور کر ان کو دیکھا اور بیڈ سے اٹھ کر کمرے کے دروازے کی جانب بڑھی، اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر اپنی زبان کے جوہر پھر سے دکھاتی۔ حلیمہ بیگم نے وہیں سے اپنا جوتا لے کر اس کا نشانہ باندھا تھا جو نما نے دروازہ جلدی سے کھول کر باہر کی جانب بھاگ کر خطا کیا تھا۔ امی آپ جانتی ہیں وہ بدتمیز مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، یونیورسٹی میں الگ پریشان کرتا ہے جو اب اسے ساری زندگی کے لیے سر پر بٹھا لوں۔ مہسا نے دانت پیسے جیسے دانتوں کے نیچے انان کی گردن ہو۔ ماہی وہ بس تمہیں تنگ کرتا ہے، ورنہ اس جیسا پیارا بچہ تو ہمارے سارے خاندان میں کہیں نہیں ہے۔ خیر میں یہاں تمہیں تمہارے ابو کا فیصلہ بتانے آئی تھی۔ اب ہماری عزت تمہارے انکار اور اقرار پر منحصر ہے۔ حلیمہ بیگم کی آخری بات پر اس نے انہیں آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کیا یہ ایموشنل بلیک میلنگ نہیں؟ حلیمہ بیگم نے بامشکل مسکراہٹ کو لبوں کو زور سے دبا کر روکا تھا۔ امی مجھے ابو کے کسی فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نمیر کی دفعہ بھی میں نے ان کے فیصلے کی پاسداری خود پر فرض سمجھی تھی، اور اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن امی آپ خود بتائیں، وہ 4 سال مجھ سے چھوٹا ہے اور مجھے آپ ہی کہتا ہے، کیا یہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ مہسا کی بات پر حلیمہ بیگم نے اپنی مسکراہٹ کو لبوں سے آزاد کیا تھا۔ جتنی تم پتلی ہو وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو تو تم سے 4 سال بڑا لگتا ہے، اور رہی آپ ہی کی بات تو تم کون سا اس کی سگی بہن ہو؟ اب یہ سر تا پیر کے بغیر جو وجوہات ہیں ان کا پیچھا چھوڑو اور رات کو اچھے سے تیار ہو جانا، کیونکہ تمہارے ماموں کی ساری فیملی ہمارے گھر آ رہی ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ حلیمہ بیگم یہ بول اپنی جگہ سے اٹھ کر پلٹیں اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ مہسا نے حیرت سے ان کی پشت کو دیکھا تھا۔ یہ سچ تھا، وہ اپنے ماں باپ کو انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن انان کو اپنی زندگی کے سفر میں ہمراہی کبھی نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس انو کا دماغ میں ٹھکانے لگاتی ہوں، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہنے کی؟ مہسا خود سے بڑبڑائی اور کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل کو اٹھا کر اس کا نمبر ملانے لگی۔ بیل تو جا رہی تھی لیکن کال وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ کب تک بھاگو گے نالائق انسان، تم آج گھر تو آؤ گے، پھر دیکھتی ہوں میں تمہیں۔ مہسا خود سے بول کر کمرے میں موجود واش روم کی طرف چلی گئی۔ سفید کلر کی شلوار قمیض پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے اور پرفیوم کی خوشبو کی ہر سو بکھیرتے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حلیمہ بیگم کے گھر داخل ہوا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ایک انجانی خوشی کے حصار میں خود کو محسوس کر کے وہ لانج میں موجود سنگل صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ دل میں بے ساختہ ماہی کو دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جب اس نے نگاہوں کو ارد گرد گھمایا تو مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ کہیں نہیں تھی۔ حارب اس کی حرکات و سکنات کو بڑے غور سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ بھائی ماہی آپ ہی کمرے میں ہیں؟ حارب مسکراہٹ کو لبوں میں دبا کر انان سے سرگوشیانہ انداز میں بولا تو انان اپنی چوری پکڑے جانے پر شرمندہ ہونے کے بجائے حارب کو گھورنے لگا، جو بظاہر تو دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا لیکن انان کے کافی قریب تھا۔ اپنی عزت کو سرے عام نیلام نہ کروا لینا مجھ سے، بڑے بھائی والا روپ جھاڑتا فرض سمجھا تھا اس نے، جبکہ مقابل اپنے 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ڈھیٹوں کی طرح ہنس دیا تھا۔ اس سے پہلے انان کچھ بولتا لاؤنج میں مہسا کے سلام لینے کی آواز پر وہ رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہلکے لیمن کلر کی فراک پہنے، دوپٹے کو سر پر اچھی طرح سے اوڑھے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ سادگی میں بھی انان عباسی کے دل کے دروازے پر دستک دے گئی تھی۔ بھائی منہ بند کر لو، یہ وہی ماہی آپی ہیں جو آپ کی ٹیچر بھی ہیں، حارب نے ایک بار پھر انان کو دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، جو مسلسل مہسا کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ انان نے اسے گھر کر نگاہوں کا رخ بدلا تھا، جو اسے مشکل کام ضرور لگا تھا لیکن ناممکن نہیں۔ السلام علیکم ماہی آپی، کیسی ہیں آپ؟ حارب نے بلند آواز میں مہسا کو مخاطب کیا تھا، جو اپنے ماموں اور مومانی کے درمیان بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وعلیکم السلام رابی، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ انان کی موجودگی کو سرے سے ہی نظر انداز کرتے وہ حارب سے بولی تھی، ابھی تک تو ٹھیک نہیں ہوں لیکن آپ کے آنے سے بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ حارب کی زومینی بات پر انان اور مہسا نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ایک کی نگاہیں سراپا سوال تھیں تو مقابل کی آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ مہسا نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھ کر رخ موڑ لیا تھا۔ نمی کہاں ہے حلیمہ؟ رقیہ بیگم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے لاؤنج میں لکڑی کی کرسی پر براجمان حلیمہ سے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے حلیمہ بیگم کوئی جواب دیتی نماہا کچن سے نکلی اور سب کو سلام کر کے وہ سب کے سامنے مشروب اور دیگر لوازمات رکھنے لگی۔ شفیق صاحب اور رقیہ بیگم سے وہ باقاعدہ گلے ملی تھی، جبکہ انان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ حارب تو اسے دیکھ کر ہی منہ بسورتے ہوئے رخ موڑ گیا تھا۔ کھجور مجھے نظر انداز کیا نا؟
अभी बताती हूँ तुम्हें। नवाहा दिल में सोचते हुए आगे बढ़ी और मशरूब का एक गिलास उठाए। जानबूझकर इस तरह से लड़खड़ाई कि वो मशरूब का गिलास हारिब के कपड़ों का सत्यानाश कर गया। ध्यान से अनान और महसा की आवाज़ बैक वक्त लाउंज में गूंजी थी, जबकि हारिब सदमे से अपनी नई सफ़ेद शलवार कमीज़ को दिख रहा था और नवाहा मासूमियत का लिबादा ओढ़े इससे माजरत करने लगी। आई एम सो सॉरी राबी, वो पता नहीं कैसे मेरा पाँव मुड़ा और मशरूब तुम पर गिर गया। लहजे में एहसास निदामत वो चाहकर भी पैदा नहीं कर पा रही थी और आंखों में मौजूद शरारत से वो इसको घूरकर लाउंज में मौजूद वॉशरूम की तरफ चला गया। मैं खाना लगाती हूँ। मासा ये बोलकर अपनी जगह से उठकर किचन में चली गई, जबकि नमा अनान से बातों में मसरूफ़ हो गई। सूखी गाजर, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तसव्वुर में ही वो नमा को वार्निंग देने वाले अंदाज में खुद से बुड़बड़ाया। खाने से फारिग होकर रुकैया बेगम ने मासा को एक अंगूठी पहनाई, जबकि शफीक साहब ने उसे 5000 के 4 नोट दिए। आंखें लम्हे में नम हुई थीं, लबों पर कपकपाहट थी। हलीमा बेगम ने उसे अपने हिसार में लेकर उसे चुप करवाने की कोशिश में अपने ज़ब्त का दामन भी छोड़ गई थी। फिर रुकैया बेगम ने आगे बढ़कर इन दोनों को चुप करवाया। लड़कियों की इन आंसुओं की कीमत शौहर बेचारे सारी उम्र भुगतते हैं। अनान बुड़बड़ाया तो हारिब ने मुश्किल मुस्कुराहट को लबों को आपस में पेवस्त करके रोका था। 3 घंटे वहाँ रुकने के बाद वो वापसी के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान महसा को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था अनान से बात करने का। सुबह यूनिवर्सिटी में बात करने का सोचकर वो पुरसुकून होकर सो गई थी। घड़ी पर वक्त देखते ही वो कोफ्त का शिकार हुई थी, क्योंकि ये उसके लेक्चर का वक्त था। बहरहाल जिम्मेदारी निभाने के लिए वो उठी और अपने डिपार्टमेंट से सीधे BBA डिपार्टमेंट की तरफ गई, जहाँ 5वें सेमेस्टर की क्लास में उसकी माशियात का लेक्चर था। क्लास में दाखिल हुई तो सब स्टूडेंट्स ने एहतरामन खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया, सवाए अनान अब्बासी के, जो सबसे पिछली निशस्त पर शहजादों की तरह बराजमान फुर्सत से महसा के तासरात देख रहा था। महसा की पेशानी पर बैक वक्त 2-3 बलों ने अपनी जगह बनाई थी। वो चाहने के बावजूद भी अपना लहजा नॉर्मल न रख सकी थी। मिस्टर अनान अब्बासी स्टैंड अप। उसकी आवाज़ में उसका गुस्सा हर कोई महसूस कर सकता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस गुस्से की असल वजह क्या थी। अनान संजीदगी से खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों में खुफकी के तासरात उभरे थे। मतलब साफ था, उसे महसा का इस तरह मुखातिब करना पसंद नहीं आया था। बाकी तमाम स्टूडेंट्स को उसने बैठने का कह दिया, सवाए अनान के। फिर 1.5 घंटे के लेक्चर में अनान खड़ा ही रहा था और इस दौरान महसा ने गलती से भी उसे देखने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि जानती थी कि उसका पारा सवा नेज़े पर होगा। लेक्चर लेकर वो बाहर निकली और अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाने ही लगी थी, जब किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों की जानिब खींचा था। मुकाबिल ने उसके लबों पर हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोंटा था। महसा खौफ से आंखें बंद कर गई थी। अनान ने गुस्से से उसके चेहरे को देखा, जहां दुनिया भर की मासूमियत ने बसेरा कर लिया था। उसके दाएं बाजू को कमर के पीछे मोड़कर उसे दीवार से लगाए वो दूसरे हाथ से उसके लबों से हटाते ही दीवार पर टिका गया और उसके चेहरे के नकूश में खोसा गया था। गुस्सा एक लम्हे में ख़त्म हुआ था जब महसा की मासूमियत को यूं उसके चेहरे पर सरेआम रक्स करते देखा था। क्यों मुझ पर गुस्सा निकाला आपने? लहजे में नरमी खुद ब खुद उतरी थी। महसा ने पलकों के पर्दे को आहिस्ता से उठाते हुए उसे देखा। गंदमी रंगत, गहरी भूरी आंखें, खड़ी मगरूर नाक, हल्की सी दाढ़ी, लबों पर मुस्कुराहट और निगाहों की तपिश मुकाबिल को टिकटिकी बांधे देख रही थी। आपका होने वाला शौहर मैं घर पर हूँ, होने वाली मिसेस यहाँ आपका स्टूडेंट हूँ, जो आज अपनी सज़ा की वजह जानने के लिए खड़ा है। महसा ने उसे घूरा और दांत पीसते हुए उससे गोया हुई। शादी के लिए इकरार क्यों किया तुमने? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ? कल को पछताने से बेहतर है तुम आज ही इस किस्से को ख़त्म कर दो। अन्नान ने मुस्कुराकर उसे देखा। क्यों ख़त्म कर दूँ? बहुत से लोग हैं जिनकी बीवियों की उम्र उनसे ज़्यादा होती है। मैं कौन सा अनोखा काम करने वाला हूँ? हाँ, अगर इस नुमैर से कोई मोहब्बत का मामला है तो बता दें, वरना दूसरी सूरत में आपकी शादी सिर्फ मुझसे होगी। वो सर्द अंदाज में बोलते हुए महसा को जलते अंगारों पर लिटा गया था। महसा ने बेयकीनी से उसे देखा था। तुम जानते हो, तुम्हारी ये जिद हम दोनों की ही नहीं, हमसे जुड़े बाकी रिश्तों को भी तबाह कर देगी। और रही नुमैर से मोहब्बत की बात, तो तुम्हें इस सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे तुम? अब दूर हटो, मुझे जाना है। महसा ने तमाश से जवाब दिया, लेकिन नम आंखों की धुंधलाहट मुकाबिल से छुपी ना रह सकी। वादा करें रोएंगी नहीं? फिर जाने दूंगा। अनान ने अपना दायां हाथ उसके सामने फैलाया तो महसा ने उसे घुरा और दांत पीसते हुए बोली, मुझे जाने दो अनान, वरना मैं मामू से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इस मासूमाना धमकी पर कौन ना जान छोड़े आपकी। ख्याल रखिएगा, इस बार बर्दाश्त की है आपकी सज़ा, अगली बार नहीं करूँगा। मुस्कुराते लहजे में बोलकर वो उसके बालों को खींचने की वजह से दुपट्टे से बाहर निकल आए थे उसके चेहरे से हटाने लगा तो महसा ने बरवक्त उसका हाथ झटककर उसका इरादा नाकाम बना दिया। वो मुस्कुराते हुए पीछे हटा और वहाँ से चला गया, जबकि महसा ने जल्दी से अपने बालों को दुपट्टे के अंदर कवर किया और ख़ुद को कंपोज करते हुए वहाँ से अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई थी। अनान घर आया तो सामने ही लाउंज में हारिब सोफे पर लेटा टीवी देख रहा था। उसने अपना बैग उसके ऊपर फेंका और खुद दूसरे सोफे पर बैठ गया। हारिब अनान को घूरते हुए उठा। भाई, मैं अबू से शिकायत करूंगी आपकी। हारिब बैग को दूसरे सोफे पर रखते हुए मसनूई खुफकी से बोला था।
बस बस, अब्बू के नाम से डराने की ज़रूरत नहीं है। अब जाओ और जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं नहीं ला रहा आपके लिए पानी। हारिब वापस बैठते हुए बोला तो अनान ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। वो जो हमारे मोहल्ले के मौलवी साहब हैं, उनकी बेटी आफिया को कल बाइक पर बिठाकर तुमने सारे शहर की सैर करवाई, ये अब्बू को बताने में कितना वक्त लगेगा? अनान दिल जला देने वाली मुस्कुराहट से हारिब के चेहरे को देखकर बोला, जो सदमे से अनान को देख रहा था। भाई, झूठ की इंतहा है वैसे, मैंने कब किसी को अपनी बाइक पर बिठाया? हारिब की सदमाती कैफियत पर अनान ने बामुश्किल अपने कहके का गला घोंटा था। बेटा, तू जानता है तेरा भाई कमीनेपन की डिग्री का कोर्स कर चुका है, साबित करना कौन सा मुश्किल काम है। फूड शॉप किस मर्ज की दवा है? अनान ने ये बोलते ही उसके आगे अपने मोबाइल की स्क्रीन की, जिससे बाइक पर वाकई एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। काफ़ी गौर करने पर मालूम हो रहा था वो नकली तस्वीर है। मैं जानता हूँ ये इस चालाक लोमड़ी ने आपको सेंड की है बनाकर, लेकिन मैं अब्बू को बता दूंगा ये नकली है। हारिब की बात पर अनान धीमी आवाज़ में बोला, बेटा, हमारा बाप सबूतों पर गौर करने से पहले सजा सुनाता है, सोच ले। और दूसरी बात, हमारे बाप का शुमार उन मुअज़्ज़िज़ हस्तियों में होता है जो ये जुमला फ़ख्र से कहते हैं, हाँ, ये मेरी औलाद ने ही किया होगा। भाई, अब आप ब्लैकमेल करेंगे मुझे एक छोटी बात पर? हारिब ने जज्बातीपन का लिबादा ओढ़े चाहा तो अनान ने मुस्कुराकर अपने सर को इस बात में हिलाया। भाई, आप जैसा भाई तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। हारिब अनान को घुरते हुए उठा और दांत पीसते हुए किचन की तरफ जाने लगा जब अनान ने उसे रोका। राबी, तुम निमी को चालाक लोमड़ी कहना बंद कर दो। अब मेरी होने वाली साली है, दोहरा रिश्ता बनने जा रहा है। खबरदार जो किसी फजूल नाम से उसे पुकारा। कभी कभी नहीं, हर बार आप मुझे मेरे सौतेले भाई लगते हैं, कसम से। हाँ, बताया तो था तुझे कि हम तुझे कचरे का ढेर है ना, शहर से बाहर, वहाँ से लाए थे। बड़ी बुरी हालत थी तुम्हारी। वो तो अब्बू को रहम आ गया और तुम अनान की चलती जुबान को ब्रेक लाउंज में दाखिल होते शफीक साहब को देखकर लगी, जो लाउंज में दाखिल होते इन दोनों की तरफ ही आ रहे थे। हारिब ने उसकी नज़रों का ताकुब किया तो मुस्कुराहट जब्त करता जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बोला, भाई फिर क्या हुआ था? मेरे माँ बाप नहीं थे मिले आप लोगों को? अब हारिब के चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट थी, जबकि अनान उसे घूर रहा था। शफीक साहब ने नासमझी से दोनों को देखा और करीब आते बोले, किसके माँ बाप के बारे में बात हो रही है? शफीक साहब का लहजा बारूब होने के साथ धीमा और नरमी अख्तियार किए हुए था। अनान ने इल्तिजाइया नज़रों से हारिब को देखा, जो मुस्कुराहट जब्त करते अपना सर नफ़ी में हिला रहा था। अब्बू, वो भाई। हारिब, अब्बू के लिए पानी लाओ, तब तक मैं अम्मी को बुलाता हूँ, जो नरगिस खाला हमसायों की औरत का नाम के घर गई हैं। अनान मोबाइल को एक हाथ से दूसरे हाथ में लहराते हुए बोला। हारिब उसकी बात का मतलब समझते ही मुंह बसोर कर किचन की तरफ चला गया। अब्बू, मैं अम्मी को बुलाकर लाता हूँ। शफीक साहब सवालिया नज़रों से अनान को देख रहे थे, जब अनान के बोलकर वहाँ से भागने वाले अंदाज में बाहर की तरफ भाग गया था। इंतहाई कोई ढीठ और निकम्मी औलाद है मेरी। शफीक साहब बुड़बड़ाते हुए हारिब की तरफ मुतवज्जो हो गए, जो किचन से पानी ला रहा था। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो पार्किंग एरिया में ही अनान अपने एक दोस्त के साथ बातें कर रहा था। वो उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से जाने लगी तो अनान के अल्फाज उसके कदमों को रुकने पर मजबूर कर गए थे। बस हमजा, क्या बताऊँ, अब्बू ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। हालांकि माही 4 साल बड़ी है मुझसे। अनान की महसा की तरफ पुश्त थी, जबकि हमजा का चेहरा महसा की तरफ नजर आ रहा था। महसा का दिल शिद्दत से चाहा था ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। इस कदर उसकी ज़ात बेमैनी थी, ये सोच ही उसकी हवास तलब कर रही थी। अनान के साथ शफीक साहब ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आहिस्ता से कदम उठाते हुए वो खुद को कंपोज करके वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन आंखों में धुंधलाहट कदमों की मजबूती को आजमाने का काम बखूबी कर रही थी। गई क्या? अनान ने हमजा से धीमी आवाज़ में पूछा तो हमजा ने मुस्कुराते हुए उसके दाएं कंधे पर पंच मारा। जलील इंसान, वो तो कब की जा चुकी हैं। अनान ने जल्दी से रुख मोड़ा, लेकिन वो जा चुकी थी। हाय, इनको तंग करने का भी अलग ही मज़ा है। मुझे तो लगा था एक आध सुनाकर जाएंगी, लेकिन ये ट्रेन तो बगैर रुके ही चली गई। अनान दाएं हाथ को अपने सीने पर रखकर हमजा पर गिरने वाले अंदाज में पीछे हुआ। हमजा ने बरवक्त उसे थामा था। बेटा, इतना तंग करना जितना तुमने बाद में सहना है। हमजा उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोला तो अनान ने उसे घूरा। तुमसे बड़ा कमीना नहीं हूँ मैं। अनान ये बोलकर यूनिवर्सिटी के अंदर की तरफ भागा था, क्योंकि हमजा अपनी आसीन चढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके भागने पर भी वो उसके पीछे भागा था। महसा ने उस दिन के बाद जैसे खामोशी अख्तियार कर ली थी। शादी की शॉपिंग में भी वो सरदर्द का बहाना बनाकर जाने से टाल देती थी। वक्त का काम है, गुजरना सो वो गुजर ही जाता है, चाहे जैसा भी हो। महसा ने यूनिवर्सिटी से 1 हफ्ते की छुट्टियां ले ली थी। आज मेहंदी का दिन था और इन दोनों की मेहंदी की रस्म एक साथ होनी थी। अब्बासी हाउस को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाकर इस घर की रौनक को दुगना किया गया था। हलीमा बेगम के ससुराली रिश्तेदार भी वहाँ ही मौजूद थे। महसा पीले रंग की फ्रॉक पर फूलों के जेवर पहने, दुपट्टे को सर पर अच्छे से सेट किए, गुलाबी लिप ग्लोज लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। गंदमी रंगत बिना मेकअप के चमक रही थी।
गुलाल की कमी पहलू में बैठे अनान ने पूरी कर दी थी, जो किसी रियासत के शहजादे की तरह उसके साथ सफ़ेद शलवार कमीज पहनकर गले में मैरून कलर की चुनरी को मफलर की तरह ओढ़े वो मुस्कुराते हुए पास बैठी महासा पर हर 2 मिनट के वक्फे के बाद नज़र डालकर उसे खुद में समेटने पर मजबूर कर रहा था। इंतहाई कोई नज़रबाज इंसान हो तुम। महासा उसके मुसलसल खुद को दिखने पर झुंझलाकर बोली तो अनान ने मुस्कुराहट को लबों में दबाकर रुकने पर मजबूर किया था। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कल की गारंटी मेरे पास नहीं है। अनान के जुमैनी बात पर महासा ने उसे घूरा और दांत पीसते हुए बोली, तुमसे हर किस्म की तवक्को की जा सकती है, ताड़ू इंसान, और कल की कल देखी जाएगी। जवाब में अनान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि स्टेज पर हारिब और नुमा लड़ते हुए उन तक पहुंचे। चुड़ैलों के मुंह नहीं लगता, जाओ यहाँ से। हारिब नुमा को घूरते हुए अनान की तरफ बढ़ गया, जबकि नुमा ने रोने वाली शक्ल बनाकर अनान को देखा था। राबी, क्या बोला है निमी को? तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है, घर आए मेहमानों से कैसे बात करते हैं। अनान ने धीमी मगर सख्त आवाज़ में हारिब को डांटा तो स्टेज पर मौजूद बाकी तीनों पर जैसे सख्ता तारी हो गया। हारिब ने एक नज़र नुमा को देखा और बिना कुछ कहे स्टेज से उतर गया। नुमा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। सॉरी आपी, सॉरी भाई, लेकिन उसकी गलती नहीं थी। वो तो तस्वीर वाली बात पर मुझसे नाराज़ था, आपने डांट कर उसे पक्का वाला नाराज़ कर दिया। नुमा मुँह बसोर कर बोली तो अनान ने मुस्कुराकर उसे देखा, जबकि महासा ने उसे घूरा और बिना अपनी दुल्हन होने का लिहाज किए वो निमी को सख्त सुस्त सुनाने लगी। निमी, शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम में, या छोटी सी हो तुम, अब जो तुम्हें हर चीज़ बतानी पड़ती है। इतना ख्याल रखता है वो तुम्हारा और तुम उसे बेवजह ही किसी के भी अताब का निशाना बनवा देती हो। जाओ और जाकर सॉरी करो उसे और वापस यहाँ लेकर आओ। महासा गुस्से की वजह से सुर्ख हो रही थी। अनान ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखा था। चलो, गुलाल तो बिखरा गालों पर, अब वो वजह गुस्सा हो या हया, क्या फ़र्क पड़ता है। अनान ने खुद से बुड़बड़ाया तो नुमा और महासा ने नासमझी से उसे देखा था। निमी, जल्दी जाओ, राबी को बुला कर लाओ, वरना तुम्हारी आप ही जिन नज़रों से मुझे देख रही है, मुश्किल है कि मैं तुम्हारी वापसी तक जिंदा रहूं। अनान ने डरने की एक्टिंग करते हुए बोला तो नुमा मुस्कुराते हुए स्टेज से उतरकर हारिब की तरफ चली गई। आइंदा अगर तुमने राबी को बेवजह डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए, महासा ने उसे घूरते हुए वार्निंग दी, जबकि अनान मुस्कुराकर थोड़ा सा उसकी तरफ झुका और बोला, यकीन मानिए मेरा, आपसे ज़्यादा बुरा इस तकरीब में कोई नहीं है। महासा, जो उसके झुकने की वजह से थोड़ा सा पीछे हुई थी, उसकी बात उसके नज़दीक हुई और उसी के अंदाज में बोली, मना कर दो, शादी से अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। उसकी बात पर अनान ने बामुश्किल अपने अंदर उठते गुस्से को हाथ की मुट्ठी बनाकर कंट्रोल किया था और भी बिना कुछ कहे स्टेज से उतरकर अपने दोस्तों की तरफ चला गया। महासा की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। हारिब गुस्से से वापस अपने कमरे में आ गया था। नुमा भी उसके पीछे उसको ढूंढते हुए कमरे में आई, जिसका दरवाज़ा खुला था और वो बेड पर तिरछा सा आंखें मूंद कर लेटा था। नुमा ने आहिस्ता से कदम बढ़ाए और गला तर करते हुए बोली, राबी सॉरी। उसकी बात पर हारिब ने कोई जवाब नहीं दिया। नुमा आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ने लगी तो हारिब ने आंखें खोलकर उसे तकरीबन खुद से दूर धकेला था। मुझे नहीं करनी तुमसे कोई भी बात, जाओ यहाँ से। हारिब बहुत कम गुस्सा करता था, लेकिन जब कोई बात उसे हर्ट करती थी वो ऐसा ही रद्द-ए-अमल जाहिर करता था। वो बामुश्किल खुद को संभालते हुए भी कंट्रोल खो देता था। नुमा ने आंखें जोर से बंद कर ली और मुजरमाना अंदाज में बोली, देखो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, भाई को तुम्हारी वो तस्वीर देकर, और फिर भाई ने तुम्हें जो मेरी वजह से डांटा उसके लिए भी सॉरी, जो बात तुम्हें हर्ट हुई उसके लिए भी सॉरी। आइंदा नहीं करूँगी ना ऐसा कुछ, पक्का प्रॉमिस। अब तो माफ़ कर दो मुझे। हारिब ने उसके भीगे लहजे पर उसके झुके सर को देखा और चलते हुए उसके करीब आया। 2 कदम के फासले पर रुककर उसे देखा, जो बाकायदा सूसू कर रही थी। लड़ाई अपनी जगह थी, लेकिन वो कभी नुमा को रोते हुए नहीं देख सकता था। अच्छा, तुम्हारा सॉरी सिर्फ एक शर्त पर कबूल करूँगा, बोलो। मंजूर है। हारिब की बात पर उसने सर उठाया। काली आंखों में मौजूद नमी भीगी पलकों पर शबनम के मोतियों की तरह चमक कर मुकाबिल के दिल पर नया एहसास जगा गई थी। हारिब ने जल्दी से नज़रों का जाविया बदला और खुद को कंपोज करते हुए बोला, तुम वलीमे तक मेरी सारी बातें मानोगी। हारिब की बात पर वो मुंह बसोर कर रह गई थी। तुम मुझे 3 दिन तक अपनी बात मानने का कह रहे हो राबी? नुमा का सदमा हद से सिवा था। चेहरे पर मासूमियत मुकाबिल को कुछ अनोखे एहसास से मुतारफ करवा रही थी। हाँ बिल्कुल, अगर मेरी माफ़ी चाहती हो तो। नुमा ने दिल ही दिल में उसे 1000 गालियों से नवाजा, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, मुझे मंजूर है, अब चलो स्टेज पर आप ही बुला रही हैं। ये बोलकर उसने हारिब का हाथ पकड़ा और वहाँ से नीचे स्टेज की तरफ बढ़ गई। हारिब बिना एहतजाज किए उसके साथ चल रहा था। लबों पर मुस्कुराहट और रंगों में जैसे खुशी सरायत कर गई थी, जिसे समझने से फिलहाल वो कासिर था। अगला दिन दोनों घरानों के लिए खुशियों भरा था। बारात का इंतजाम एक करीबी मैरिज हॉल में किया गया था। ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहने भूरी आंखों में एक ना ख़त्म होने वाली चमक और लबों पर मुस्कुराहट थी। वो स्टेज पर बैठा अपनी खुशियों का खैर मकदम कर रहा था। दूसरी तरफ सुर्ख रंग के लहंगे में अच्छी तरह से मेकअप किए, तमाम जेवरात को पहने, सर पर जालीदार दुपट्टे को ओढ़े और घूंघट ओढ़े
फितरतन घबराहट का शिकार होते हुए अपनी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रही थी। थोड़ी देर में अब्बास आलम, हलीमा और एक मौलवी साहब की हमरा ब्राइडल रूम में दाखिल हुए और उन्होंने शफ़क़त से महसा के सर पर हाथ रखकर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। महसा की आंखें लम्हे में नम हुई थीं। गुजरा बचपन एक फिल्म की तरह उसकी आंखों में दौड़ने लगा था। होश तो तब आया जब हलीमा बेगम ने उसके कंधे पे हाथ रखा था। माही, बेटा मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। हलीमा की आवाज़ पर वो दोबारा से मौलवी साहब की तरफ मुतवज्जो हुई थी। महसा अब्बास वल्द अब्बास आलम, आपका निकाह अनान शफीक वल्द शफीक अब्बासी से बाएवज़ 50,000 रुपये सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो मुझसे 4 साल बड़ी हैं। कबूल है। महसा के कानों में अनान के उस दिन वाले अल्फाज गर्दिश करने लगे। मौलवी ने दोबारा वही कलमात दोहराए थे। अब्बू ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कबूल है। मैं कौन सा अनोखा हूँ जो खुद से बड़ी लड़की से शादी कर रहा हूँ। कबूल है। आखिरी बार कबूल है कहकर उसने सख्ती से आंखें बंद की थीं। मुस्बत और मनफी दोनों ख्यालात ने उसके जहन को घेरे में लिया था। अनान से जाकर भी मौलवी साहब ने इजाब व कबूलियत लेकर उसे मुबारकबाद दी और आने वाली ज़िंदगी की दुआ करके स्टेज से चले गए। थोड़ी देर बाद जब महसा को स्टेज पर लाया गया तो वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठकर महसा की तरफ बढ़ा था। घूंघट में भी वो उसके दिल की धड़कनों को रक्स करने पर मजबूर कर गई थी। स्टेज से नीचे खड़ी महसा की तरफ से उसने हाथ बढ़ाया तो महसा ने एक नज़र उसे देखकर उसके हाथ में अपना दायां हाथ रखकर स्टेज के ऊपर चढ़ते हुए उसकी हमराही वहाँ मौजूद निशस्त बराजमान हो गई थी। थोड़ी देर बाद खाने का दौर चला तो सब लोग खाने की तरफ मुतवज्जो हो गए। अनान मौका गनीमत देखकर महसा की तरफ थोड़ा सा झुका और बोला, वल्लाह आज आप बहुत हसीन लग रही हैं। ना जाने दिल आपकी आंखों में अक्स क्यों देखना चाहता है, लेकिन यकीन करें आज मैं आप ही की बहुत तारीफ़ करने वाला हूँ। अनान की आखिरी बात पर महसा ने दांत पीसे थे। झूठा इंसान, वो बुड़बड़ाई तो अनान ने बमुश्किल मुस्कुराहट को लबों पर रोका था, लेकिन वो फिर भी मुकाबिल को छप दिखलाकर रह गई थी। रुखसती तक अनान ने उसे जिज कर दिया था, लेकिन महसा भी ढीठ बनी खामोशी से उसे सुनती रही। अनान को लग रहा था कि वो शर्म व हया की वजह से खामोश है, जबकि वो बेचारा नहीं जानता था कि ये खामोशी तूफान से पहले की खामोशी थी। रुखसती के बाद महसा को कुछ रस्मों के बाद अनान के कमरे में पहुंचा दिया गया। अनान अपने दोस्तों से फारिग होकर अपने कमरे की तरफ पहुंचा तो दरवाजे पर ही हारिब और नमा खड़े थे। अनान इन्हें घूरते हुए बोला, इधर किस खुशी में तुम दोनों ने बसेरा किया हुआ है, हटो सामने से। भाई पहले पैसे दें। नमाह के जवाब पर हारिब ने रुख मोड़कर मुस्कुराहट रोकी थी, जबकि अनान ने आंखों को छोटा करके इन दोनों को देखा। अभी थोड़ी देर पहले 20,000 तुमने एक गिलास दूध के लिए थे, जिसमें से सिर्फ एक घूंट मैंने लिया था, और अब फिर से किस चीज़ के दूं पैसे? और तुम किस खुशी में इसके साथ यहाँ खड़े हो? भाई पार्टनरशिप की है, इसलिए खड़ा हूँ यहाँ। हारिब मसनूई कॉलर खड़े करते हुए अनान से बोला, तेरी तो कमीने इंसान, अपने भाई का साथ देने के बजाय तुम भी मुझे लूटने वालों में शामिल हो गए हो। अनान उसकी तरफ बढ़ा तो नमा दरमियान में आ गई। भाई 20,000 निकाले जल्दी से, वरना सुबह तक हम लोग यहीं रहेंगे। नमा के जवाब पर अनान ने दोनों को घूरा और अपने वॉलेट से 5,000 के 4 नोट इसे दिए थे। नमा के हाथ से सारे पैसे हारिब उचककर नीचे की तरफ भागा था, जबकि नमा चीखते हुए उसके पीछे भागी थी। अच्छी खासी महंगी पड़ गई है ये शादी, शुक्र है अल्लाह का कंगाल होने से बच गया हूँ। अनान बुड़बड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ तो सामने खाली कमरा देखकर उसका दायां हाथ बेसाख्ता सर की तरफ गया था। अब ये कहाँ चली गईं? अनान ने खुद से बुड़बड़ाते हुए कमरे में मौजूद स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा जो लॉक था। अनान ने 2-3 दफ़ा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन बेसुध। अनान ने दरवाजे की चाबी ढूंढने की कोशिश की तो चाबी कमरे में कहीं नहीं थी। मेहमानों के ख्याल से दरवाज़ा खटखटाने से गुरेज कर रहा था। माही दरवाज़ा खोलें। अनान धीमी मगर सख्त आवाज़ में स्टडी रूम के दरवाजे के पास जाकर बोला, लेकिन जवाब निदारद। अनान ने गुस्से से बंद दरवाजे को देखा और फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शॉवर लेकर वो बेड पर लेट गया और रात के ना जाने कौन से पहर उस पर नींद मेहरबान हो गई तो वो पुरसकून होते हुए सो गया था। अगली सुबह किसी की बुरी तरह झुंझोड़ने और ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ ने उसे नींद से बेदार किया था। वो बमुश्किल अपनी गनुदगी भरी आंखें खोल पाया था। ये मैं हूँ, मैं हारिब, आपका भाई। हारिब अनान की आंखों के सामने दोनों हाथ लहराते हुए जैसे किसी दीवाने को बावर करवाने की कोशिश कर रहा था। कौन? वो अभी भी नींद की आगोश में था। हाँ भाई, मैं आपका इकलौता भाई और आपकी इकलौती बीवी का इकलौता देवर हूँ। हारिब उसके कान के पास जैसे चीखा था। अनान हड़बड़ाते हुए उठा था और सामने हारिब को देखकर गुस्से से उसे घूरने लगा। क्या है, सुबह सुबह क्यों मेरे कान के पर्दे फाड़ रहे हो? 11:15 हो चुके हैं भाई, और आपकी अभी सुबह ही ख़त्म नहीं हो रही। हारिब अनान के सामने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को दिखाते हुए बोला। अनान को झटका सा लगा था। गुजरी शब के तमाम सियाक व सबाक उसके जहन को मुकम्मल बेदार कर गए थे। बेसाख्ता उसने कमरे में अपनी निगाहें दौड़ाई थीं, लेकिन बेसुध वो कमरे में कहीं नहीं थी। हारिब ने मुस्कुराकर उसे देखा और शरारत से बोला, भाई माही भाभी सबके साथ नीचे हैं और अब्बू आपका इंतज़ार नीचे लाउंज में शिद्दत से कर रहे हैं। हारिब की बात पर वो मुस्कुराया था। मतलब नाश्ते पर मेरा इंतज़ार हो रहा है? नहीं भाई,
वो तो सब कर चुके हैं, क्योंकि अब्बू ने कहा था 10 बजे तक जो नाश्ते की मेज़ पर होगा सिर्फ उसे ही नाश्ता मिलेगा, और अब आप लेट हैं, इसलिए अब आप अपने वलीमे के खाने का इंतज़ार करें। अनान को झटका लगा था। बको मत, मैं नहीं बक रहा भाई, आप नीचे आकर खुद देख लें। हारिब ये बोलकर कमरे से चला गया, जबकि अनान उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो सबको खुशगपियों में मसरूफ़ देखा। उसने शिकायती नज़रों से अपनी माँ को देखा था और फिर नमाज से सलाम दुआ में मसरूफ़ हो गया। जो महसा का नाश्ता अब्बास आलम की हमरा लेकर आई थी। अब्बास आलम से मिलने के बाद वो अपनी माँ के पास आया। दूल्हा तो जैसे फालतू होता है, वो बुड़बुड़ाया तो रुकैया बेगम ने मुस्कुराकर उसके दाएं गाल पर हाथ रखा। मेरा शहजादा बेटा, बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ, रुकैया बेगम ने उसे प्यार से कहा, लेकिन अनान की खौफगी हनूज बरकरार थी। रहने दे अम्मी, अब वक्त ही कितना रह गया है, मैं अपने वलीमे में ही डिनर कर लूँगा। अनान की बात पर शफीक साहब, जो रुकैया बेगम से कुछ बात करने आ रहे थे, उसे घूरना नहीं भूले थे। अच्छी सज़ा तजवीज़ किया खुद के लिए। अब्बू, इंसान को कम से कम अपनी शादी में तो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। उसके शिकायती अंदाज पर शफीक साहब मुस्कुराते हुए बोले थे। अच्छा जाओ नाश्ता कर लो जाकर, तुम यहाँ बैठो, मैं लाती हूँ नाश्ता। रुकैया बेगम ये बोलकर किचन की जानिब चली गई, जबकि शफीक साहब वापस लाउंज में चले गए थे। अम्मी, मैं अकेले नाश्ता नहीं करता, आपको मालूम है, इसलिए मेरे साथ आप भी नाश्ता करें। अनान ने रुकैया बेगम से कहा, जो नाश्ते की ट्रे उसके सामने रख रही थी। मैं तो नाश्ता कर चुकी हूँ, अलबत्ता अगर बात साथ निभाने की है तो जिसे कल लेकर आए हो उसके साथ कर लो। रुकैया बेगम डाइनिंग टेबल की तरफ आती महसा को देखकर बोली। अनान ने बेसाख्ता उनकी नज़रों का ताक़ुब किया था। गुलाबी रंग के रेशमी सूट में उसकी गंदुमी रंगत हल्के से मेकअप में चमक रही थी। हल्की सी ज्वेलरी में वो नई नवेली दुल्हन ही तो लग रही थी। अनान मबहूस सा उसे देखने लगा। रुकैया बेगम ने गला खंकार कर उसे मुतवज्जो किया तो वो एकदम जैसे होश की दुनिया में आया था। रात की बेइज्जती का एहसास महसा को देखकर ही शिद्दत से उठ कर आया था। माही बेटा, आप भी नाश्ता कर लो, मैं अब तक आपके मामू की बात सुनकर आती हूँ। रुकैया बेगम ये बोलकर चली गई और वो अनान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। दोनों एतराफ़ खामोशी थी। चंद लम्हे इंतज़ार करने के बाद महसा ने नाश्ते की ट्रे अपनी जानिब खिसकाई और अपने लिए नाश्ता निकालने लगी। अनान को उसका नज़रअंदाज करना एक आंख नहीं भा रहा था। गर्मा गर्म हलवा पूरी पाए सफ़ेद चने देखकर अनान का मैदा ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा, लेकिन वो ढीठ बना महसा को घूरने लगा, जो उससे मुकम्मल बेनियाज खाने में मसरूफ़ थी। रात को क्या बदतमीज़ी की तुमने? अनान बेसाख्ता आपसे तुम पर आया था, जबकि महसा ने आराम से चाय के कप से एक चुस्की लेकर उसे मेज़ पर रखा और बोली, बदतमीज़ी नहीं थी वो, बस मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। महसा का अंदाज नॉर्मल था, लेकिन उसके अल्फाज अनान को जल्दी आग पर धकेल रहे थे। तुम हद से बढ़ रही हो माही। अनान को वो खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ज़ुबान के निश्तर उसको जहर लग रहे थे। महसा, अब्बास आलम नाम है मेरा। वो अनान से बोलते हुए एक निवाला मुंह में डालने लगी तो अनान ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ माही, नहीं बल्कि महसा अनान अब्बासी, अनान ने इत्मीनान से कहा और उसके हाथ से निवाला लेकर अपने मुंह में डाल लिया। महसा ने तिलमिलाकर हाथ खींचा था। बदतमीज़ी मत करो ठरकी इंसान, अभी तो शुरुआत है मिसेज, आगे आगे देखो होता है क्या। अनान की जुमैनी बात पर महसा के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हुआ था। वो नासमझ नहीं थी जो उसकी बात का मतलब ना समझ सकती। ज़्यादा खुशफहमियाँ पालने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने लहजे की लर्जिश पर ना चाहते हुए भी काबू ना पा सकी। खुशफहमियाँ कैसी मिसेज? सही फहमियाँ हैं, देख लो किस हैसियत से मेरे सामने नहीं बल्कि मेरे करीब मौजूद हो। अनान अपने लिए नाश्ता निकालते हुए बोला तो महसा ने सिर्फ उसे घूरने पर इत्तेफाक किया और अपनी चाय का मग लेकर वहाँ से लाउंज में नमाह के पास चली गई। अनान सर हिलाता कुछ सोते हुए नाश्ते में मसरूफ़ हो गया था। वलीमे की तकरीब भरपूर अंदाज में मुनक्किद की गई थी। जहाँ अनान के कहकों ने महसा का दिल जलाया, वहीं महसा लोगों की बातों को सुनते हुए भी खामोश थी और ज़बरदस्ती मुस्कुराहट को लबों पर लाकर अपनी खुद साख्ता तकलीफ़ में इजाफा कर रही थी। उसका दिल यहाँ से कहीं बहुत दूर जाने को कर रहा था, क्योंकि यहाँ सब मसनूई था। तकरीब ख़त्म होने के बाद महसा और अनान अब्बास आलम के घर चले गए थे। थोड़ी देर सब घर वालों के पास बैठकर वो कमरे में आ गई थी। बेड पर बैठी वो शदीद बेजारी के हिसार में खुद को महसूस करते हुए वो नोचने वाले अंदाज में अपना जेवर उतार रही थी जब अनान अंदर आया। रॉयल ब्लू कलर के पेंट कोट, उसकी ऊंची लंबी हाइट वाज़ेह हो रही थी, लेकिन महसा ने उसे एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया था। वो बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटा और बेड से नीचे टांगे लटकाए महसा को देखने लगा, जिसके चेहरे पर शदीद बेजारियत छाई हुई थी। बहुत थक गया आज तो। अनान जानबूझकर थकन को अपने लहजे में समोने की नाकाम कोशिश करने लगा, जबकि महसा ने उसे घूरा और अपना लहंगा संभालते हुए बेड से उतरने लगी जब अनान ने गैर इरादी तौर पर उसका हाथ थाम लिया। क्या है माही, ये खामखा की नाराज़गी कब तक जारी रहेगी? महसा की आंखों और लहजे में नागवारी की तेज़ लहर उमड़ आई थी। ये खामखा की नाराज़गी नहीं है अनान अब्बासी, इसकी बहुत मजबूत वजह है। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो रही थी जब मुकाबिल अपनी गिरफ्त को मजबूत करते हुए उठकर उसके मुकाबिल आया था। क्या वो वजह तुम्हारे नज़दीक इतनी अहम है कि तुम हमारा रिश्ता सिरे से मानने से ही इनकार कर रही हो?
तुम ने शायद अपने कान बंद किए हुए थे, लेकिन मेरे अभी सुनने की सलाहियत बिल्कुल ठीक है। इस सलाहियत से महरूम था क्योंकि आंखों में तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी कुर्बत हवास सल्ब कर चुकी थी मेरे। तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनान ने आंखों और लहजे में मोहब्बत समाई अपनी शहादत की उंगली से उसके खम लबों को छुआ तो मुकाबिल को जैसे करंट सा लगा था। वो हवास बाख्ता सी उठने लगी तो अनान ने उसके हाथ को झटका देकर अपनी तरफ खींचा। लम्हों का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। खींचने की वजह से कुछ चूड़ियां महसा की कलाई में ही टूट गई थीं। वो मुसलसल उसके सीने पर हाथ रखे उसे खुद से दूर करने की सही कर रही थी। अनान की कुर्बत पर उसका दिल वहशत ज़दा हो रहा था। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अल्लाह जाने वो कौन से लोग हैं जो 3-4 शादियों की ख्वाहिश दिल में रखते हैं। मैं तो एक करवा कर ही थक गया हूँ। अनान उसके कान के करीब सरगोशियाना अंदाज में बोला और जानबूझकर अपने लबों का लम्स उसके कान की लो पर छोड़ा था। मासा ने उसकी सांसों की तपिश अपने रुखसारों पर महसूस की तो उसका चेहरा एक पल में गुलाबी हुआ था। गुलाल को गोया बहाना मिल गया था। धड़कनों का शोर कमरे में मौजूद खामोशी को तोड़ रहा था। धड़कनों की रवानगी मामूल से हटी तो सांसों में बेतरतीबी खुद ब खुद आने लगी। वो वहशत ज़दा सी होकर अनान की आंखों में देखने लगी जहाँ जज्बात का समंदर ठाठे मार रहा था। ज़्यादा देर वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सकी थी, इसलिए लहजे को इल्तजाया बनाते हुए वो बोली थी, मुझे छोड़ दो अनान, प्लीज़ दूर रहो मुझसे। अनान को उसके अल्फाज को या अपनी ताहीन महसूस हुए थे। वो गुस्से से महसा को घुरने लगा। अगर मेरी जगह वो नुमैर होता तो क्या उससे भी यही सब कह रही होती तुम? अनान के लहजे में जलन का एहसास वाज़े तौर पर उभरा था, लेकिन महसा इस एहसास को महसूस करने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। महसा ने उसे घुरा और पीस कर बोली, मेरे सामने यूँ बार बार उसका जिक्र नहीं किया करो अनान अब्बासी, वरना बहुत बुरा करूँगी तुम्हारे साथ। अब छोड़ो मुझे। लो छोड़ दिया। अनान ने बोलते ही उसका बाजू अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया था। वो उठना चाहती थी बेड से, लेकिन उठने की हिम्मत खुद में मफकूद पा रही थी। टूटी चूड़ियों के टुकड़े बेड पर बिखर से गए थे। ये सब वही था माही जो तुम शादी के बाद चाहती थी। अनान ने जैसे उस पर तंज किया था। हाँ, लेकिन तुमसे नहीं चाहा था, महसा बेसाख्ता बोली थी, लेकिन जल्द ही अपनी ज़ुबान दांतों तले दबा गई थी और अनान को देखने लगी जो अब संजीदगी से उसे देख रहा था। अपनी ज़िंदगी को तुम अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो, मेरी बात याद रखना तुम। अनान ये बोलकर कमरे में मौजूद वॉशरूम की तरफ चला गया, जबकि पीछे बहुत सारी सोचों ने महसा का अपने हसार में लिया था। 1 हफ्ता हो गया था उनकी शादी को और महसा और अनान के दरमियान तमाम फासले जैसे तवालत का शिकार हो रहे थे। महसा और अनान दोनों ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। सबकी मुबारकबाद को मुस्कुराकर कबूल करते हुए वो आज लेक्चर लेने क्लास में पहुंची तो अनान समेत सबने एहतराम खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया था। उसने मुस्कुराकर सबको बैठने को कहा। अभी वो डाइस पर खड़ी अपना अटेंडेंस रजिस्टर खोल रही थी जब एक नस्वानी आवाज़ ने उसे मुतवज्जो किया। महसा मैम, आपकी शादी कैसी रही? क्लास की एक लड़की ने मुस्कुराकर पूछा। यूनिवर्सिटी में चंद एक टीचर्स और अनान के दोस्तों के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि महसा की शादी अनान से हुई है। महसा का ध्यान बेसाख्ता सबसे पीछे बैठे अनान अब्बासी की तरफ गया था, जो शहजादों किसी आन बान लिए मुस्कुराकर उसको देखने पर अपनी दाएं आंख का कोना दबाकर उसे नज़रों का जाविया बदलने पर मजबूर कर गया था। इंतहाई कोई घटिया इंसान है ये, महसा खुद से बुड़बड़ाई और बामुश्किल मुस्कुराहट को लबों पर लाते हुए क्लास की तरफ मुतवज्जो हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी रही। मैम, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? क्या वो भी आपकी तरह पढ़ाते हैं? इस सवाल पर महसा दिल बेसाख्ता कहका लगाने को किया था, लेकिन खुद को रोकते हुए वो बोली, नहीं, वो पढ़ाते नहीं हैं। अब आप सबके सवालात ख़त्म हो गए हों तो लेक्चर की तरफ ध्यान दें, क्योंकि 2 दिन बाद रमज़ान शुरू हो रहा है और मेरी कोशिश है रमज़ान में पढ़ाने के बजाय मैं आपके टेस्ट लूँ ताकि आपके सेशनल को कवर कर दिया जा सके। महसा ने संजीदगी का लिबादा ओढ़ा तो सारी क्लास संजीदा हो गई, सवाए अनान अब्बासी के, जो ढीठों की तरह उसे जिज कर रहा था। जैसे ही लेक्चर के दौरान महसा की उस पर नज़र पड़ती, वो कभी आंख मारकर और कभी फ्लाइंग किस करके उसके चेहरे को मुतग़य्यर कर रहा था। लेक्चर ख़त्म होते ही वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई थी, जबकि अनान हमजा के साथ कैफ़े चला गया था। वैसे अनु तो इंतहा का कोई जलील इंसान है। वो दोनों कैफ़े में बैठे थे जब हमजा ने तासुब से अनान को देखकर कहा। अनान ने कानों की बाछें फैलाईं और हंसते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती हमजा मियाँ, बीवी की प्राइवेसी में घुसते हो? हमजा ने उसे घूरा था। लानती इंसान, तेरी बीवी वो घर पर है, यहाँ हमारी टीचर है, कमीने, इज्जत क्या कर उनकी यहाँ। अच्छा लेक्चर ना दे, मैं बस तंग कर रहा था उसको, वरना जितनी पाबंदियां मुझ मासूम पर आयद हैं इनसे खुदा ही वाकिफ़ है। अनान ने आखिरी बात धीमी आवाज़ में कही थी ताकि हमजा सुन न ले, जबकि हमजा उसे घूर रहा था। क्या बोल रहे हो अब? पागल हो गए हो क्या? नहीं, कुछ नहीं, यूनी की ऑफ टाइमिंग हो गई है और मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर वक्त पर घर जाना है, वरना अब्बू के जूते सरे बाजार मुझ मासूम पर तलवार की तरह चलेंगे। अनान घड़ी पर वक्त देखते हुए हमजा को अल्लाह हाफिज़ बोलकर पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ चला गया था। अभी उसे गाड़ी में बैठे 10 मिनट ही हुए थे जब महसा कार का दरवाज़ा खुलकर फ्रंट सीट पर बैठी थी। अनान ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखा था, जहाँ नाराज़गी के तासरात वाज़े तौर पर नुमायाँ हो रहे थे। अगर तुमने अगले 10 सेकंड में गाड़ी स्टार्ट नहीं की तो मैं किसी रिक्शे में बैठकर घर चली जाऊँगी।
अन्नान ने मुस्कुराकर नज़रों का जाविया बदला और गाड़ी स्टार्ट कर दी क्योंकि मासा ने रुख मोड़ लिया था। 2 दिन बाद रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो गया था और अन्नान के लिए सहरी में उठना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। हारिब भी रमज़ान में उसे उठाते हुए हलकान हो जाता था और अब ये ड्यूटी खुद ब खुद मासा के कंधों पर आ गई थी। कितनी बार इस नालायक गधे को कहा है उठकर तहज्जुद पढ़ लिया करो, लेकिन नहीं, ऐसे सोता है जैसे दुनिया जहाँ के कामों की जिम्मेदारी इसके सर पर हो। शफीक साहब डाइनिंग टेबल पर बैठे इस पर तबसरा कर रहे थे जब रुकैया बेगम ने इन्हें खफगी से देखा। क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो लिहाज करें, शादीशुदा हो गया है अब। रुकैया बेगम की बात पर मासा जो उसे उठाने जा रही थी खुलकर मुस्कुराई थी। हाँ जनाब, वज़ीर आज़म बन गए हैं ना शादी करवा कर, जो उनका लिहाज किया करूँ। शफीक साहब बुड़बड़ाते हुए सहरी के खाने की तरफ मुतवज्जो हो गए थे जबकि रुकैया बेगम ने तासुब से अपना सर नफ़ी में हिलाया था। वो कमरे में आई तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने सबसे पहले कमरे की लाइट ऑन की और बेड की तरफ देखा जहाँ वो दुनिया जहाँ से बेखबर बेड से बायां बाजू लटकाए औंधा होकर सो रहा था। मासा ने वहीं से उसे आवाज़ दी थी, उठ जाओ, 3:30 हो गए हैं और 4 बजे तक सहरी का वक्त है। लेकिन उसकी ये कोशिश बेसुध रही। फिर वो नज़दीक आई और दोबारा वही अल्फाज दोहराए, लेकिन वो शायद पूरा असबल बेचकर सोया था। मासा ने उसे झंझोड़ने की कोशिश की तो एकदम उसने करवट बदली तो मासा बमुश्किल उसके ऊपर गिरते हुए बची थी। मूंदी आंखों को खोलकर उसने मासा को देखा जो उसके ऊपर तकरीबन झुकी हुई थी। हज़ारों तरीके हैं शौहर को जगाने के, लेकिन तुम इस मामले में बहुत नालायक साबित हुई हो। मासा ने बमुश्किल धड़कते दिल को संभाल कर खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया था। तुम इंतहा के फजूल और ठरकी इंसान हो। मासा ने उसे घूर कर देखा था। शुक्र करो ये ठरक मन तुम्हें देखकर ही अंदर से निकलता है, वरना लड़कियों की कमी नहीं है दुनिया में। अन्नान ने शरारत से बेड क्राउन से टिक लगाकर कहा तो मासा ने गुस्से से उसे घूरा। तुमसे कुछ भी कहना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। मासा तासुब से बोलकर कमरे से जाने लगी तो वो बाआवाज़ बुलंद पीछे से मुस्कुराते लहजे में बोला था, इजहार मोहब्बत कर लो बीवी, कसम से बुरा नहीं मानूंगा। मासा पाँव पटकती कमरे से चली गई थी। ठीक 5 मिनट बाद वो भी जमाइयाँ लेते हुए डाइनिंग टेबल पर सहरी करने के लिए मौजूद था और सहरी के साथ साथ वो अपने बाप के लेक्चर को ढीठों की तरह हंसते हुए सुन रहा था। या अल्लाह, इतना ढीठ इंसान है ये, मामू के सामने भी कैसे ताड़ रहा है। घटिया एक नंबर का, लिहाजी कोई नहीं है इसे तो। मासा ने दिल में सोचा और फिर सर झटक कर सहरी में मशगूल हो गई। रमज़ान का 1 हफ्ता गुजर गया था। मासा के सजदे तवील होने लगे थे। दिन को यूनिवर्सिटी से आकर वो इफ्तारी की तैयारी करती और फिर रात को नम आंखों से खुदा से दुआएं मांगती थी। हमजा के घर वालों ने अन्नान को मासा की हमरा इफ्तारी पर बुलाया था, लेकिन मासा मुसलसल इनकार कर रही थी। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ कहीं भी, वो तकिए को दाएं हाथ से सेट करते हुए बेजारी से बोली थी। अन्नान ने उसे घुरा और तंबी अंदाज में बोला, माही मुझ पर ये बड़ों वाला रोब ना जमाया करो। मासा ड्रेसिंग टेबल के सामने चली गई और अपने बालों को कंघी करने लगी। तुमसे बड़ी ही हूँ, वो भी पूरे 4 साल। तंजिया अंदाज में वो बहुत कुछ अन्नान को जता गई थी। अन्नान उसे घुरकर आगे बढ़ा और उसे शानों से पकड़कर आईने के सामने किया। अब इन दोनों का अक्स आईने में नुमायां हो रहा था। अब बताओ कितनी बड़ी हो तुम। अन्नान के इस रद्द अमल पर वो कुछ पल के लिए गड़बड़ा गई थी। फिर पलकों को थोड़ी सी जहमत देते हुए उसने आईने में दोनों के अक्स को देखा था। वो उसके ऊंचे कद के सामने वाकई छोटी सी गुड़िया लग रही थी। फजूल गुफ्तगू से परहेज करो तुम। मासा उसके हाथ शानों से हटाने की सही करने लगी तो मुकाबिल ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। नहीं, आज बता ही दो तुम कौन बड़ा है। अन्नान अब उसे तंग करने के मूड में था। मासा खफीफ सी हो गई थी उसकी शरारत पर, लेकिन दिल में फिर से बेयकीनी की लहर उठी थी। उसने दोबारा से उसके हाथ अपने शानों से हटाने की कोशिश की तो अन्नान ने हाथ हटाकर उसके गिर्द हिसार बांध दिया और उसके कंधे पर थोड़ी टिकाकर उसे देखने लगा। अन्नान, बदतमीजी नहीं करो। मासा चाहते हुए भी अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू ना रख सकी। उठती गिरती पलकों, लबों की कपकपाहट और चेहरे पर छाई सुर्खी से मुकाबिल के जज्बात आंखों में चमक बनकर उभरे थे। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे माही, मान जाओ इस बात को और हटा दो इन पाबंदियों को जो तुम्हें मुझसे अभी तक दूर रखे हुए हैं। इतना मत सताओ अपने दीवाने को। वो जज्बात की धुनों पर रक्स करना भूल जाए। वो उसके कानों में सरगोशियाँ कर रहा था, लेकिन मासा को उसके तमाम जज्बात बेमैनी लग रहे थे। मोहब्बत या मजबूरी, वो तलखी से बोली थी, जबकि अन्नान को उसके अल्फाज मुस्कुराने पर मजबूर कर गए थे। कौन सी मजबूरी बीवी? मेरे बाप ने कौन सा मेरी कनपटी पर बंदूक की नोक रखी थी और कहा था तुमसे शादी कर लूँ। मासा ने उसे घूरा और उसका हिसाब तोड़कर जाने लगी तो अन्नान ने उसका हाथ थाम लिया। अन्नान, वो गुस्से से चीखी थी, जी अन्नान की जान। अन्नान मुस्कुराते हुए बोला, जबकि शरारत आंखों में वाज़ेह रक्स कर रही थी। मासा ने उसे घूरा था। इंतहाई कोई चीप लाइन थी वैसे। अब हाथ छोड़ो वरना मैं चीख कर तमाम घर वालों को इकट्ठा कर लूँगी। वो अन्नान को धमकी देने वाले अंदाज में बोली तो अन्नान का कहका कमरे में गूंजा था। वैसे बुरा आइडिया नहीं है, चलो दोनों मिलकर चीखते हैं। जब सब घर वाले इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर तुम इनको बताना कि हम चीख क्यों रहे थे, ठीक है? अन्नान का अंदाज अभी भी संजीदगी से दूर था। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर चुके हो, अब क्या जान से मारना चाहते हो? मासा का अंदाज पसवाई अख्तियार कर गया था। ये फ़कत तुम्हारी खुद साख्ता सोचें हैं माही।
اپنے دماغ کے دروازوں کو کھولو اور دیکھو ہماری یہ دنیا کتنی حسین ہے۔ یہ بول کر انان نے اسے جھٹکا دے کر اپنی جانب کھینچا تھا اور وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے حصار میں آئی تھی۔ حیا اور بے یقینی کے جذبات نے جیسے مہسا کو اپنی جگہ ساخت کر دیا تھا۔ نکاح میں واقعی اتنی حدت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہمسفر کو چاہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بولتے ہوئے اس نے مہسا کو شانوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس پیشانی پر اپنی محبت کا لمس چھوڑتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ بہت بری طرح سے اس محبت کی دلدل میں گرا ہوں، نکلنا بھی چاہوں تو سانس رکنے لگتی ہے۔ تم چاہتے ہو نا میں تمہارے ساتھ حمزہ کے گھر جاؤں تو پلیز مجھے چھوڑ دو اور اپنے لفظوں کو ضائع مت کرو، کیونکہ ان کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ماہی تم جان بوجھ کر زندگی کو مشکل بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ انان نے تعصب سے کہا تھا۔ میری زندگی مشکل نہیں بدترین ہو چکی ہے تمہاری وجہ سے۔ مہسا کے تلخ انداز پر نامحسوس طریقے سے انان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ مہسا ہاتھ چھوڑتے ہی سیدھے بستر کی طرف گئی تھی۔ تو کیا ماہی واقعی نمیر کو پسند کرتی ہے؟ یہ سوچی انان کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر گئی تھی۔ آنکھوں میں ویرانی لیے اس نے مہسا کو دیکھا تھا جو دوسری طرف کروٹ لیے سو گئی تھی۔ انان داتا سوچوں میں گھرا خود کو بیڈ تک تقریباً گھسیٹتے ہوئے لایا تھا۔ رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ٹیسٹ چیک کرنے میں اتنی محو تھی کہ انان کب کمرے میں آ کر بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ ہوش میں تو تب آئی جب انان کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ مہسا نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ انان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر موبائل پر نیمی کالنگ دیکھ مسکرایا۔ ایک شرارت اس کے دماغ میں آئی جس پر فوری عمل کرتے ہوئے وہ کال ریسیو کر گیا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ نما کی کھنکتی آواز پر وہ مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر کمرے میں موجود کھڑکی کے پاس آ گیا اور جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولا، وعلیکم السلام میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ انان کے جواب پر نما نے موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا تو انان کا ہی نمبر تھا۔ یہ بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے تو کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی۔ نما خود سے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ انان سے بات کرنے لگی۔ بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ نما کے متفکر انداز پر وہ بمشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹ گیا تھا، جبکہ آنکھیں اس پری پیکر کے چہرے کا طواف کرنے لگیں جو بظاہر تو ٹیسٹ چیک کر رہی تھی لیکن تمام حسیات اس کی انان کی طرف متوجہ تھی۔ میری جان میں بالکل ٹھیک ہوں، کتنی فکر ہے نا تمہیں میری؟ مہسا کے بال پوائنٹ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ انان جان بوجھ کر اب بیڈ پر دوسری طرف آ گیا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹک لگا کر موبائل بائیں کان سے لگا اور وہ مہسا کو بظاہر مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے تو آپ پاگل واگل لگ رہے ہیں۔ خیر مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کھجور کے بارے میں۔ نما کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ بولو میں سن رہا ہوں۔ بھائی کل کھجور ہمارے گھر آیا تھا اور عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا، مجھے تو لگتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے۔ نما کی بات پر وہ اپنے کہکے کو روک نہیں سکا۔ مہسا کی برداشت اب جواب دے رہی تھی۔ وہ سر جھکائے ابھی بھی ٹیسٹ چیک کرنے میں مصروف تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسا کچھ ہے تو میں جلدی ابو سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اب فون رکھتی ہوں، آپ ہی کو میرا ڈھیر سارا سلام اور پیار دیجیے گا، مجھے امی بلا رہی ہیں، میں اب جا رہی ہوں۔ نما جلدی سے بول کر کال بند کر گئی تھی جب انان نے مہسا کو مزید تیش دلانے کے لیے موبائل کو اپنے سامنے کیا اور بولا، مس یو ٹو جان۔ یہ بول کر اس نے اپنے موبائل کو لبوں سے لگا لیا اور پھر مہسا کو دیکھا جو ٹیسٹ سمیٹ کر اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ انان نے مسکراہٹ کو لبوں پر روک کر اسے دیکھا جو اب بیڈ سے اتر رہی تھی۔ ماہی ایک کپ چائے بنا دو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ انان کی بے چارگی پر وہ کڑ کر رہ گئی تھی۔ کیوں تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں؟ خود جا کر بنا لو۔ مہسا پلٹ کر اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی، یار تھک گیا ہوں، بنا دو نا۔ لاؤ تب تک میں ٹیسٹ چیک کر دیتا ہوں۔ جس ہوتی سوتی سے بات کر رہے تھے اسے بولو آ کر بنا دے، کیونکہ میرے پاس تو تمہارے چونچلے اٹھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ مہسا کی تیز آواز پر وہ بامشکل اپنی مسکراہٹ کو روک سکا تھا۔ وہ جب آئے گی تو تب اس کے ہاتھ کی پی لوں گا، یار ابھی تو بنا دو۔ انان کو اسے تنگ کرنے میں اب مزہ آ رہا تھا۔ تم پڑھائی میں زیرو ہو اور عملی زندگی میں بھی دھوکے باز ہو تم۔ مہسا غصے سے تقریباً چیخی تھی لیکن جلد ہی اس کا غصہ اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر رخساروں کو بھگونے لگا۔ وہ رخ موڑ کر کمرے سے جانے لگی جب انان نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور اپنے حصار میں لیا۔ مہسا نے آنسوؤں کے ذریعے اپنا سارا غبار انان کے سینے پر اس کی شرٹ گیلی کر کے نکالا تھا۔ انان خود کو لعنت ملامت کرتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہی مذاق تھا یار، اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ تم اکتا گئے ہو نا مجھ سے؟ مہسا نے بھیگی پلکوں کو اٹھا کر اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑیں اور لرزتے لہجے میں اپنے خوف کو عیاں کر گئی۔ انان نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا اور دائیں ہاتھ سے اس کے قیمتی موتیوں کو اپنی انگلیوں کے پونوں پر چنا اور مسکراتے لہجے میں بولا، تکلیف ہوتی ہے نا ماہی جب محبت کو ایمانداری سے نبھانے کے بجائے اس میں ریت کے ذرے کے برابر بھی کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے۔ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کر ہی کہ تمہارے دل میں صرف نمیر رہتا ہے، تو جلد یا بدیر میں تمہیں تمہاری محبت لوٹا دوں گا۔ انان کے سنجیدہ انداز پر مہسا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ انان، کیا تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ اس سوال پر انان زخمی سا مسکرایا تھا۔ تم نے اعتبار کی ڈور کو تھمایا کب تھا میرے ہاتھوں میں جو تم یہ سوال کر رہی ہو؟ انان مہسا سے دور ہوتے ہوئے بولا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارا ابھی جو رد عمل تھا وہ فطری تھا۔ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ
ایسے بات کرتے برداشت نہیں کرتی، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ اس وقت میں نمی سے بات کر رہا تھا، چاہے تو موبائل چیک کر سکتی ہو۔ خیر، میں ہمارے رشتے کے لیے ایک فیصلہ کر چکا ہوں، امید ہے تمہیں یہ فیصلہ پسند آئے گا۔ انان سرد انداز میں بولتے ہوئے آخر میں تلخی سے مسکرایا تھا۔ مہاسا کے چہرے پر بے یقینی تھی، آنکھوں میں اذیت تھی، جسے وہ نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے وہ گھر واپس آیا تھا۔ دل و دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ تھک چکا تھا خود سے لڑتے اور دل کو سمجھاتے ہوئے، جو اب بھی اس ظالم محبوب کی چاہ کر رہا تھا جس کے دل پر کوئی اور نقش تھا۔ انہی خود ساختہ سوچوں میں جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز پر بیٹھی خدا کی بارگاہ میں روتے ہوئے پتہ نہیں کیا مانگ رہی تھی۔ انان رخ موڑ کر بیڈ کی جانب چلا گیا اور لیٹ کر آج کی تمام باتوں کو سوچنے لگا۔ سوچوں کی گردش مہاسا کی چوڑیوں کی کھنک نے ختم کی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اور لب کو چلتے ہوئے انان کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں پر دایاں بازو رکھے لیٹا تھا۔ امی کی کال آئی تھی تھوڑی دیر پہلے، کل انہوں نے افطاری پر بلایا ہے۔ مہاسا نے لرزے لہجے میں بات مکمل کی، لیکن مقابل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا منع کر دوں ان کو؟ مہاسا نے پھر سے پوچھا تو انان نے اس بار اپنا بازو ہٹایا اور سنجیدگی سے بولا، ابو کے ساتھ چلی جانا، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ انان یہ بول کر رخ موڑ گیا، جبکہ مہاسا نے بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ ماموں نے کہا ہے کہ تم ساتھ جاؤ گے۔ انان نے پلٹ کر اسے گھورا تھا تو ماموں کی بھانجی بتا دیتی کہ ان کے بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے۔ دیکھو، غلط بیانی نہیں کرو، کل تمہارا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، اس لیے کل تم میرے ساتھ جاؤ گے، ایک شرط ہے میری۔ انان نے موقع غنیمت جان کر مہاسا کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ مہاسا نے اسے گھورا اور گھبراتے ہوئے بولی، کیسی شرط؟ تم؟ انان نے اس کا چہرہ دیکھا جو بہت زیادہ سرخ ہو چکا تھا۔ مشکل اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے وہ اتنا ہی بولا جب مہاسا تھوک نکل کر اسے دیکھنے لگی، تم میرے سیشنل میں پورے مارکس لگاؤ گی، مطلب پورے 25، نہ ایک زیادہ نہ کم۔ انان کی بات پر مہاسا نے اسے گھورا تھا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، نالائق انسان۔ مہاسا کی بات پر انان اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ بمشکل خود کو اس سے ٹکرانے سے روک سکی۔ تو پھر کیا خیال ہے آج رات کے بارے میں؟ انان اس کی پلکوں کی لرزش، لبوں کی کپکپاہٹ اور چہرے پر موجود سرخی کو دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ مہاسا اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس سے چند انچ کے فاصلے پر اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت وہ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا مطلب ہے میں لگا دوں گی پورے مارکس، اب چھوڑو۔ مہاسا تیزی سے بولی تو انان نے مسکرا کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو تم، مہاسا نے اسے گھورا تھا۔ ہاں بالکل، تمہارے ماموں کا بھی یہی خیال ہے، ماموں کی بھانجی۔ انان نے مسکراتے ہوئے کروٹ بدل گیا تھا۔ مہاسا نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ اس کے سارے ٹیسٹ بہت اچھے تھے اور سب میں ہی تقریباً فل مارکس تھے، بس اس کے باپ کے سامنے وہ نالائق مشہور تھا، کیونکہ اس کی نظر میں انان لاپرواہ تھا، اس لیے۔ مہاسا نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر اسی مسکراہٹ کو لبوں پر سجائے وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہی شاید ایسا ہے، جہاں اگر ایک پل لڑائی ہوئی تو دوسرے پل ہی محبت اس لڑائی جھگڑے کے نقوش کو مٹا دیتی ہے۔ ذرا سی عزت اور اعتبار اس رشتے کو سب رشتوں سے منفرد بنا دیتا ہے۔ بعض دفعہ اس رشتے میں محبت کی نہیں بلکہ اعتبار کی ضرورت ہوتی ہے، جو اگر ذرا سا بھی ڈگمگا جائے تو رشتوں کو کمزور ہونے میں وقت نہیں لگتا، لیکن یہی اعتبار اگر چٹانوں کی سی سختی لیے ہوئے ہو تو محبت اور عزت کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے۔ اگلے دن جب وہ افطاری کرنے گئے تو حارب وہاں پہلے سے موجود تھا۔ افطاری کرنے کے بعد سب چھت پر بیٹھے تھے، سوائے عباس عالم اور حلیمہ کے، کیونکہ وہ دونوں محلے میں کسی کے گھر گئے تھے۔ انو بھائی، اب اس کھجور سے پوچھیں کہ یہ اس دن مجھے کیا بول رہا تھا؟ سب باتیں کر رہے تھے جب نماہ نے انان کو مخاطب کر کے کہا۔ حارب نے اسے گھورا تھا، جبکہ مہاسا ناسمجھی سے سب کو دکھنے لگی۔ ہاں بھائی راوی، بتاؤ کیا بول رہے تھے نمی کو اس دن تم پھپھو کی غیر موجودگی میں؟ انان نے حارب سے سنجیدگی سے پوچھا۔ مہاسا تو معاملہ سمجھنے سے ہی قاصر تھی۔ بھائی وہ… حارب نماہ کو گھور کر انان کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر اس وقت صرف سنجیدگی تھی۔ کوئی مجھے بتائے گا ہو کیا رہا ہے؟ مہاسا حارب کی ڈری ہوئی شکل دیکھ کر بولی تھی۔ بیگم تم جان کر کیا کرو گی؟ انان نے دائیں ابرو جھکا کر مہاسا کو دیکھا، جو ناسمجھی کے تاثرات چہرے پر سجائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مہاسا نے انان کو گھورا اور اس سے پہلے وہ کچھ بولتی نماہ کی آواز پر دونوں متوجہ ہوئے۔ آپی میں بتاتی ہوں آپ کو، یہ جو کھجور ہے نا، مطلب آپ کا بھائی راوی ہے نا، اس کا دماغ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی شادی پر بھی اس نے مجھے نماہ کا چچا زاد کزن عمر سے بات نہیں کرنے دی، اور پھر اس دن جب امی گھر نہیں تھی عمر آیا تو میں نے مہمان نوازی میں اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تو یہ جناب اللہ جانے کہاں سے نازل ہو گئے اور عمر کی بے عزتی کر دی، اور مجھے بھی اس سے دور رہنے کا بول رہا تھا۔ خود تو اتنے افیئرز ہیں اس کے، اور نمی بس کر دو، کتنا جھوٹ بولتی ہو۔ اس نے تمہارا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی جو تمہیں خود بھی اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے میں نے اس کی انسلٹ کی تھی۔ حارب نماہ کو ٹوک کر اسے گھورنے لگا۔ انان نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا، جبکہ مہاسا ابھی بھی ناسمجھی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرا ہاتھ تھا، تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ نماہ بغیر کسی لحاظ کے بولی تھی۔ ہاتھ تو لگائے کوئی تمہیں، میں ہاتھ ہی توڑ دوں گا اس شخص کے۔
हारिब नुमाह को घूरने लगा और वो दोनों महसा और अनान की मौजूदगी को यकसर फरामोश कर गए थे। क्यों तोड़ोगे? मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी खजूर। अगर तुमने उमर को कुछ भी कहा तो बस खामोश हो जा तुम दोनों, और ख़बरदार किसी की आवाज़ भी निकली वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महसा दोनों कानों पर हाथ रखकर गुस्से से इन दोनों को घूर कर बोली थी, जो अब शरीफों की तरह खामोश होते हुए अनान को मदद तलब नज़रों से देख रहे थे। इंतहाई बचकाना हरकतें करते हो तुम दोनों, मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम दोनों। दोनों ने अब लड़ाई की फजूल बातों पर तो मैं दोनों से बात नहीं करूंगी। महसा ने धीमी मगर सख्त आवाज़ में दोनों को बावर करवाया था। नमा और हारिब ने एक दूसरे को देखा और फिर यकजबान होकर बोले, सॉरी आपी, ठीक है, आइंदा ध्यान रखना इस बात का। महसा मुस्कुराते हुए बोली तो अनान ने उसे एक नज़र देखा और छत की दीवार की तरफ चला गया। घर नहीं जाना क्या? थोड़ी देर बाद उसे अपने पीछे से महसा की आवाज़ सुनाई दी, राबी मोहब्बत करता निमी से, और ये मोहब्बत उसकी आंखों और हर अमल में मौजूद है। इससे पहले कि वो इसे हासिल करने के लिए कोई गलत कदम उठाए, तुम फूफो से बात करो और मैं अबू से बात करता हूँ, इन दोनों का निकाह करवा दिया जाए। अनान बिना उसकी तरफ देखे बोला तो महसा ने हैरानगी से उसकी पुश्त को देखा। तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो ये मोहब्बत है? अट्रैक्शन भी तो हो सकती है। महसा की बात पर वो पलट कर उसे देखने लगा। मोहब्बत वही महसूस कर सकते हैं जो इस दलदल में गिरे हों। जो एहसास से आरी इंसानों वो मोहब्बत को क्या पहचानेगा? अनान के तंज़ी अंदाज पर लब भींच गई थी। मैं चाहता हूँ हमारी तलाक से पहले इनका निकाह हो जाए ताकि बाद में कोई इशू ना हो। अल्फाज से या निश्तर जो महसा को खुद में पेवस्त होते महसूस हुए। बेयकीनी से वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम दूर हुई थी। तो गोया वो फैसला कर चुका था। तो तुम मुझे तलाक दोगे? शदीद बेयकीनी और कर्ब से उसके लबों से ये अल्फाज टूट कर निकले थे। तुम नुमैर से मोहब्बत करती हो और मेरी मोहब्बत इस बात की इजाज़त ही नहीं देती कि मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन लूँ। अनान खुद पर ज़ब्त किए बहुत मजबूती से अपनी बात कह गया था। तुम ये कैसे सोच सकते हो मुझे उस शख्स से मोहब्बत होगी जिससे रिश्ता जुड़ने की वजह से मैं हमेशा बेसुकून रही थी? महसा ने नम आंखों और लरजते लबों से अनान अब्बासी से पूछा। अनान का दिल तड़प उठा था। महसा की नम आंखों को देखकर वो आगे बढ़ा और उनको अपनी मोहब्बत से चुनने लगा। जब महसा उसे धक्का देकर बोली थी, दूर रहो तुम मुझसे घटिया इंसान, ये बोलकर महसा वहाँ से भागने वाले अंदाज में नीचे की तरफ गई थी जब अनान ने गुस्से से दीवार पर हाथ मारा था। बड़ा ही कोई बेगैरत इंसान है तू अनान अब्बासी। अच्छी खासी वो खुश थी और तूने रुला दिया। हमेशा तेरे ये उठ पटांग आइडियाज़ तुझे मरवाते हैं। मैंने तो सोचा था तलाक की बात सुनकर शायद वो इजहार मोहब्बत कर दे, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट हो गया। कमीना है तू अनान अब्बासी, हमेशा गलत वक्त पर गलत जगह दिमाग इस्तेमाल करता है। वो खुद से उलझते हुए सवाल जवाब कर रहा था जब हारिब ने उसे आवाज़ दी, भाई भाभी बुला रही हैं नीचे घर जाने के लिए। हारिब ये बोलकर वहाँ से चला गया जबकि अनान दोनों हाथों से बाल संवारते हुए खुद से बोला, लांधी इंसान, अब मना इस बीवी को जो कभी राज़ी ही नहीं हुई। एक्टिंग का शौक, घटिया इंसान, गलत वक्त पर पूरा किया तुमने। खुद को कोसते हुए वो नीचे की तरफ बढ़ गया था। ईद के तीसरे दिन हारिब और नमा का निकाह तय पाया था। सब घर वालों को महसा और अनान ने राज़ी कर लिया था, जबकि हारिब और नमा अब भी बगैर किसी के लिहाज के लड़ना शुरू हो जाते थे। रमज़ान के दिन काफ़ी तेज़ी से गुजरे थे। महसा और अनान के दरमियान मौजूद सरमहरी और खामोशी को सब घर वालों ने नोट किया था। रुकैया बेगम के पूछने पर दोनों ही बात बदल गए थे और इन्हें मुतमईन कर गए थे कि ऐसा कुछ नहीं है। आज 29वीं रमज़ान की शब थी। सब इफ्तारी के बाद लाउंज में टीवी के आगे मौजूद थे, जहां मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब रोहित हलाल कमेटी के इजलास की नुमाइंदगी कर रहे थे। महसा किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। वो चाय बनाकर लाउंज में आई तो सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। भाभी चांद रात मुबारक हो। हारिब महसा के हाथ से चाय का कप पकड़कर 32 दांतों की नुमाइश करते हुए बोला, तुम्हें भी मुबारक हो राबी। वो मुस्कुराते हुए इसके पास ही सोफे पर बैठ गई थी। अनान मोबाइल पर हमजा को मैसेज कर रहा था जब शफीक साहब ने उसे पुकारा, जी अब्बू, ये लो 30,000 रुपये और महसा को ले जाकर उसे ईद की शॉपिंग करवा लाओ। शफीक साहब की बात पर उसने महसा को देखा जो आंखों के इशारे से उसे मना कर रही थी। ठीक है अब्बू, माही तुम चाय ख़त्म करके बाहर आ जाओ, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। अनान शफीक साहब से बोलकर माही की तमाम घुरियों को नज़रअंदाज करते हुए बाहर की जानिब चला गया तो महसा को भी चारों नाचार उठना पड़ा। वो बड़ी चादर लेकर उसके पास आई जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। महसा के बैठते ही उसने कॉल बंद की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुमने मामू को मना क्यों नहीं किया? थोड़ी देर बाद महसा ने पूछा। क्योंकि चांद रात वाले दिन उनके 10 नंबर जूते, वो भी अपनी इकलौती बीवी के सामने, खाने का मेरा कोई मूड नहीं था। अनान ने चेहरे पर मासूमियत तारी की, हालांकि आंखों में शरारत वाज़े रक्स कर रही थी। उसकी बात पर महसा लब भींच गई। उसके बाद शॉपिंग मॉल तक इन दोनों के दरमियान खामोशी ने राज किया था। शॉपिंग करते हुए अनान ने महसा की पसंद को मद्देनज़र रखा था। तकरीबन 1 बजे के करीब वो शॉपिंग करके लौटे थे। महसा फ्रेश होकर कमरे में आई तो अनान पूरे बेड पर टांगे फैलाए लेटा था। महसा ने उसे घूरा था जो आंखें बंद करके मुस्कुराहट को लबों पर सजाए उसे चिढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। अनान पीछे हटो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। महसा के रूहान से अंदाज पर वो करवट बदल कर बाएं साइड पर हो गया था।
महासा ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए लाइट ऑफ की और अपनी साइड वाला लैंप ऑन किया। वो बेड पर लेटी ही थी जब अनान ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। वो हवास बाख्ता सी उसके सीने पर हाथ रखे उसे देख रही थी, जिसकी आंखों में जज्बात और लबों पर मुस्कुराहट उसे बहुत कुछ समझाने पर मजबूर कर रही थी। वो अनान के दिल की धड़कन अपने हाथ के नीचे बासानी महसूस कर रही थी। एकदम से उसे अपने रुखसार तपते हुए महसूस हुए। पलकों का उठना गिरना और लबों की लर्जिश से उसे अपना सांस मामूल से तेज होता महसूस हुआ। अनान प्लीज मुझे छोड़ दो। महासा की लरसती आवाज़ पर भी जैसे वो हवास में नहीं लौटा था। सर को थोड़ा सा उठाकर उसने महासा की पेशानी पर अपनी मोहब्बत का लम्स छोड़ा था और फिर उसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशियाना अंदाज में बोला, आज दिल की बेईमानी पर मैं खुद भी हैरान हूँ, इसलिए आज फरार की तमाम राहें बंद कर चुका हूँ मैं। दिल तुम्हारी कुर्बत का ख्वाह है और दिमाग तुम्हें अपना बनाने पर राजी है। तुम्हारे चेहरे पर बिखरे ये कौसे कज़ा के रंग मुझे आज सारी हदूद को तोड़ने पर उकसा रहे हैं और यकीन मानो तुम्हारे चेहरे पर हया के रंग बहुत दिलफरेब हैं। अनान उसके कानों में तिलसिम फूंकता करवट बदलकर साइड लैंप ऑफ कर गया था। अगले दिन वो ईद की नमाज पढ़कर आया। अपनी माँ से मिलकर उसने हारिब को ईदी दी। लाउंज में नजरें दौड़ाईं तो वो दुश्मन जान नजर नहीं आई जिसकी दीद की ख्वाहिश उसे तंग कर रही थी। अभी कल रात ही तो उसने अपने रिश्ते को एक मुकाम दिया था, लेकिन अब महासा के रद्द अमल का सोच कर ही उसकी जान हलकान हो रही थी। थोड़ी देर अपनी माँ के साथ गायब दमागी से बातचीत करने के बाद वो ऊपर चला आया। दरवाजे को जैसे ही उसने खोला वो ठुठक सा गया। सामने ही वो तमाम तर हथियारों से लेस उसके हवास सलब कर चुकी थी। वो उसी के लाए हुए कपड़ों में मलबूस नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। ईद मुबारक। अनान जल्दी से खुद को कंपोज करते हुए अंदर आया और इससे 4 कदम दूर खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें भी ईद मुबारक। जवाब में उसने धीमी मगर खुफकी भरी आवाज़ में कहा और जानबूझकर ड्रेसिंग की चीज़ें इधर उधर करने लगी। तुम्हारी ईदी। अनान ने उसके सामने चंद हजार के नोट किए तो महासा ने उसे घूरा। मुझे नहीं चाहिए। महासा ये बोलकर वहाँ से जाने लगी तो अनान उसके सामने खड़ा हो गया। माही, मसला क्या है? अब किस चीज़ को लेकर नाराज़ हो रही हो? अनान के नरम अंदाज पर उसका दिल बोझल हुआ था और वो उसके कंधे से पेशानी टिकाकर रोने लगी। अनान ने मुस्कुराकर उसे अपने हिसार में लिया। तुम बहुत बुरे हो अनान अब्बासी, बहुत ज़्यादा बुरे हो। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। उसकी बात पर अनान ने मुस्कुराहट को लबों पर रोका और उसके बाल सहलाने लगा। ओके, आई एम सॉरी। तुमने मुझसे शादी से इनकार इसलिए किया था ना क्योंकि मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ। मामू ने ज़बरदस्ती हाँ कहलवाई थी तुमसे। महासा ने थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में देखकर कहा तो अनान ने हैरत से उसका चेहरा देखा। अगर मैं इनकार करता तो क्या ये शादी हो सकती थी? अनान के उल्टा सवाल करने पर उसने अनान को घूरा। मैंने खुद तुम्हें हमजा से बातें करते हुए सुना था जब तुम बोल रहे थे कि मामू तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और बस करो यार, कितना बोलती हो तुम। अनान ने उसकी सुर्खी से मुज़य्यन लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखी और मुस्कुराते लहजे में बोलकर मुकाबिल को खामोश करवा गया था। वो सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए बोला था ताकि तुम मुझसे लड़ती, लेकिन मुझे क्या मालूम था इस बात का तुमने अना का मसला बनाया हुआ है। तो क्या तुम्हारे गुरेज की ये वजह थी? अनान के जवाब पर उसका दिल सरशार हो गया था। उसे अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ था। वो सच बोल रहा था क्योंकि उसने अपने हर अमल से उसके सामने अपनी मोहब्बत जाहिर करने की कोशिश की थी। मैं खुद को तुम पर मुसल्लत नहीं करना चाहती थी और तुम मुझे इस घटिया नुमैर के ताने देते थे। एक और शिकवा लबों से आज़ाद हुआ तो अनान ने मुस्कुराकर उसे अपने हिसार में लिया। फिर दाएं हाथ की 2 उंगलियों को उसकी थोड़ी के नीचे रखा और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए खुमार आलूद लहजे में बोला, और जो यूं बन संवर कर मेरे हवास गुम कर चुकी हो उसका क्या? अनान, तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो ना? अनान ने मुस्कुराकर उसे देखा और मोहब्बत भरे लहजे में बोला, मेरी आंखों में झांक लो। अगर अक्स तुम्हारा हुआ तो याद रखना कि तुम अनान अब्बासी का इश्क बन चुकी हो और इस इश्क को लफ्ज़ों के सहारे की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात पर एक शर्मिंगी मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया था। एतबार करते हो ना मुझ पर? क्या एतबार के बगैर मोहब्बत मुमकिन है? वो उसे मोतबर कर रहा था अपने लफ्ज़ों से ज़्यादा। वो लहजे से मुकाबिल को अपना बना चुका था। लेकिन मैं तो अब भी तुमसे नाराज़ हूँ। मासा शरारत से बोली तो अनान ने उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाई और मध्यम लहजे में बोला, इस नाराज़गी पर कौन ना मर जाए। अनान शरारत से बोला तो मासा मुस्कुराते हुए पीछे हट गई। मेरी ईदी। मासा ने हक से उसके सामने हाथ बढ़ाया था। पूरा अनान अब्बासी। अनान उसका हाथ थामते हुए बोला तो मासा ने उसे घूरा। वो उसे हिसार में लेने लगा तो वो झेप सी गई थी। वैसे तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि हम ईद यहीं गुजार दें। अनान की मैंने इस बात पर वो उसने अनान को घूरा तो अनान का कहका कमरे में गूंजा था। ईद की खुशियों ने इन्हें अपने हिसार में ले लिया था। एतबार की मंजिलें तय करते हुए वो दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर गए थे। ईद ने गोया इन दोनों को उनकी खुशियाँ लौटा दी थीं। कुछ गिले शिकवे जो उनको थे आपस में सुलझाकर उन्होंने अपने रिश्ते को कमज़ोर होने से बचा लिया था। दोनों एक दूसरे से मुतमईन होते हुए नीचे की जानिब सबसे मिलने के लिए चले गए थे। ये ईद खुशियाँ लौटा देती है जाना। कभी आपसी रंजिशों को भुलाकर तो देखो।